नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हां दोस्तों, समय हो चुका है एक शानदार सेशन का। और आज के इस सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के इस सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ सेट स्पेसिफिक चीजों की, यूपी पीएससी स्पेसिफिक चीजों की, प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजों की, केजीएमयू स्पेसिफिक चीजों की, तमाम आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बेहतरीन एग्जाम सेशन। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दाग देते हैं सबसे पहला प्रश्न। गुड इवनिंग टू ऑल। जितेंद्र, अनामिका, कौशल, गौरी, पिंकी, रितु, ज्योति, संगीता, मोनिका, प्रतिमा, रूबीना, केएम, प्राची, आरती, रूपा, मनु पटेल, अर्चना, भागीरथ, कविता, पीयूष, अशोक और शिखा। स्वागत है सभी लोगों का दिल खोल के। सबसे पहले प्रश्न के साथ में द सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम आर। सबसे पहले प्रश्न का ऑप्शन है न्यूरॉन, स्टेम सेल, ग्लियल सेल और एस्ट्रोसाइट्स। यस माय डियर फ्रेंड, we are talking about the nervous system, the raja system of human body, the system that provide you support, the system that coordinate your body, the system that balance, the system that provide complete support system of human body. Now when we are talking about the nervous system my dear friend, we just talking about the neuron, we just talking about the neuroglial cell, we just talking about the nervous system. तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड वाला सिस्टम। इसमें एक तो होता है ब्रेन, एक होती है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। नर्वस सिस्टम में एक तो होता है ब्रेन, नर्वस सिस्टम में दूसरा होता है स्पाइनल कोड। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है ये किससे बना होता है? मेडअप ऑफ न्यूरॉन, मेडअप ऑफ न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा, सवाल ने ये पूछा है कि ये जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम की सपोर्टिव सेल कौन सी है सर? नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने वाली सेल कौन सी है? नर्वस सिस्टम को ताकत देने वाली सेल कौन सी है? नर्वस सिस्टम को नर्वस सिस्टम बनाने वाली सेल कौन सी है? तो चलिए पूछते हैं नर्वस सिस्टम से, बताओ भाई नर्वस सिस्टम तुम्हें कौन सी सेल ताकत देती है, तुम्हें कौन सी सेल सपोर्ट करती है? तो हमने बोला, इसने बोला हमारी सपोर्टिंग सेल है ग्लियल सेल, हमारी सपोर्टिंग सेल है न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल। नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल है न्यूरोग्लियल सेल, नर्वस सिस्टम को ताकत देने वाली सेल है ग्लियल सेल। तो मैंने जब नर्वस सिस्टम को ताकत देने वाली सेल की बात की, न्यूरोग्लियल सेल की बात की, तो इसको हम ओसामे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओसामे के नाम से जानते हैं। दिस इज द सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, ओसामे। इस ओसामे में ओ जो है इसको मैं नाम देता हूं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इस एस को मैं बोलता हूं स्वांस सेल, स्वांस सेल। सर मैं इस ए को बोलता हूं एस्ट्रोसाइट्स, सर इस एम को बोलता हूं माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। और सर मैं ई को बोलता हूं एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल। जब मैं ये बात करूंगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का, तो ये माइलिन शीथ बनाती है, माइलिन शीथ किसकी? माइलिन शीथ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस की माइलिन शीथ कौन बनाती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सर मैं जब स्वान सेल की बात करता हूं तो माइलिन शीथ ऑफ पीएनएस, माइलिन शीथ ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ कौन बनाती है? स्वान सेल। लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सवाल यहां से मिलेंगे आपको आने वाले एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं कि हमारे न्यूरॉन की या हमारे नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल कौन है? तो जवाब दिया हमने ग्लियल सेल या न्यूरोग्लियल सेल। ये सपोर्टिंग सेल है नर्वस सिस्टम की। ये जो ग्लियल सेल है या इन्हीं को मैंने न्यूरोग्लियल सेल बोला, ये टोटल नंबर में 5 होती है, 5 टोटल नंबर में कितनी होती है? 5। और 5 में पहला नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और ये माइलिन शीथ बनाती है किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। दूसरा मैंने बोला इसकी सपोर्टिंग सेल है स्वान सेल, और ये माइलिन शीथ बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तीसरा मैंने बोला सपोर्टिंग सेल होती है एस्ट्रोसाइट्स,
और एस्ट्रोसाइट्स बनाती है। एस्ट्रोसाइट्स 2-3 काम करती है, सुनिएगा। जब मैं एस्ट्रोसाइट्स की बात करता हूं, एस्ट्रोसाइट्स की बात करता हूं, एस्ट्रोसाइट्स 2-3 काम करता है। देयर इज 3 फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। पहला तो है स्टार सेप सेल है, स्टार सेप सेल है। और स्टार्स कैसे होते हैं, तो स्टार ऐसे होते हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट स्टार सेप सेल। ये स्टार सेप सेल है। और ये जो स्टार सेप सेल है, ये स्टार सेप सेल के काम भी स्टार वाले हैं। 2-3 काम करती है। पहला काम क्या करती है, ये काम करती है कि ये आपका जो है नर्वस सिस्टम का मेटाबॉलिक फंक्शन करती है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। दूसरा, ये क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, बी बोलते हैं इसको। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है कि ब्रेन में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसकी एंट्री होगी किसकी नहीं होगी, आधार कार्ड चेक करती है जो भी एंटर होता है ब्रेन में, इसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो दिस इज ए ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मिंग सेल। अगला जो इंपॉर्टेंट है, इसका एक और खास फंक्शन है कि ये प्राइमरी फेगोसाइटिक काम करती है, प्राइमरी फेगोसाइटोसिस का काम करती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अगर कोई गलत आधार कार्ड वाला आदमी आ गया, इसने आधार कार्ड मांगा, बताओ भाई अब आधार कार्ड गड़बड़ आ गया है कि नहीं, और जैसे आधार कार्ड गलत आ गया तो इसने क्या कर दिया, उसको खा गया कि भाई गलत आधार कार्ड वाला आदमी आ गया। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को गलत फहमी होती है, आज कुछ रसगुल्लों को लग रहा है कि सर आज लग रहा है आपका बर्थडे है, अब माता बर्थडे है। बर्थडे कैसे हुआ आज तो कोई 2 जुलाई है ही नहीं, हम तो 2 जुलाई को पैदा हुए थे, तो बर्थडे उस दिन को कहते हैं जिस दिन आप पैदा हुए थे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, प्राइमरी फेगोसाइटोसिस का काम करती है ये। तो पहला काम कौन करती है, स्टार सेप सेल है। दूसरा कौन सी है, मेटाबॉलिज्म मदद करती है। तीसरा ब्लड ब्रेन बैरियर है। चौथा है प्राइमरी फेगोसाइटोसिस का ये काम करती है। ये कौन काम करती है, ये एस्ट्रोसाइट्स काम करती है। तो पहला काम एस्ट्रोसाइट्स क्या हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। माइलिन शीथ बनाती है सीएनएस की। स्वान सेल माइलिन शीथ बनाती है पीएनएस की। और अगला होता है एस्ट्रोसाइट्स। 2-3 काम इसने किए, हमने आपको बता ही दिए। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है प्यारा दोस्तों माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल क्या है, माइक्रोग्लियल सेल एक्चुअली में फेगोसाइटिक सेल है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल फेगोसाइटिक सेल। तो एक्चुअल फेगोसाइटिक सेल कौन सी है, एक्चुअल फेगोसाइटिक सेल कौन सी है प्यारे दोस्तों, माइक्रोग्लियल सेल है, एक्चुअल फेगोसाइटिक सेल है। क्लियर हो गया। और ये जो आपका अपेंडाइमल सेल है, अपेंडाइमल सेल है, ये लाइनिंग बनाती है, किसकी लाइनिंग बनाती है, वेंट्रिकल्स की। और वेंट्रिकल्स की लाइनिंग को मैं क्या बोलता हूं प्यारे दोस्तों, कोरोइड प्लेक्सस। और ये जो कोरोइड प्लेक्सस है, ये कोरोइड प्लेक्सस जो होता है ये सीएसएफ का प्रोडक्शन करता है। सीएसएफ का क्या करता है, कोरोइड प्लेक्सस प्रोडक्शन करने का काम करता है। समझ में आई प्यारे मित्रों, सीएसएफ का प्रोडक्शन करने का काम करता है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक है, स्वान सेल एक है, एस्ट्रोसाइट्स एक है, माइक्रोग्लियल सेल एक है, अपेंडाइमल सेल एक है। पांचों सेल कौन सी सेल है, बताओ प्यारे दोस्तों कौन सी सेल है, समझ रहे हो बात को, है कि नहीं है। तो ये पांचों सेल कौन सी सेल है, ये पांचों की पांचों सेल सपोर्टिंग सेल है, इनको ग्लियल सेल कहते हैं। तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर एस्ट्रोसाइट्स भी तो है, तो एस्ट्रोसाइट्स इसके अंदर ही आती है। तो पांचों नाम एक साथ होते हैं, उसको ग्लियल कहते हैं, एस्ट्रोसाइट्स इसके अंदर ही आएगी। एक नाम और लिखा हुआ स्टेम सेल। तो आप कहोगे सर ये स्टेम सेल क्या होती है, जरा इसको खोल के बताओ। स्टेम सेल जो होती है ना प्यारे मित्रों, स्टेम सेल पाई जाती है बोन मैरो में, एडल्ट में बोन मैरो में, और बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में पाई जाती है स्टेम सेल। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्टेम सेल से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो हिमेटोपोएसिस होता है, क्या होता है, हिमेटोपोएसिस। हिमेटोपोएसिस किसको कहते हैं, हिमेटोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड सेल का बनना। ब्लड सेल कौन कौन सी होती है, एक तो आरबीसी का बनना, एरिथ्रोपोएसिस, डब्ल्यूबीसी का बनना, माइलोपोएसिस, और प्लेटलेट का बनना, प्लेटलेट का बनना प्यारे दोस्तों ये कहलाता है प्लेटलेट का बनना। ये तीनों काम का जो बनने का प्रोसेस है, ये बनने का प्रोसेस कहाँ होता है, हिमेटोपोएसिस में। रेड बोन मैरो ये काम करता है। तो याद रखना ये आपका स्टेम सेल होती है, स्टेम सेल वो बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो बनाता है। हिमेटोपोएसिस का काम होता है, ये आरबीसी करती है, ये डब्ल्यूबीसी करती है, ये प्लेटलेट करती है। ये कहानी आपको याद रखनी है, रेड बोन मैरो, हिमेटोपोएसिस, मेडअप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल इनको हम नाम देते हैं। सपोर्टिंग सेल है न्यूरॉन की न्यूरोग्लियल सेल। आपको पांचों नाम याद रखने हैं। अगले प्रश्न से हम आगे बढ़ेंगे और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दाग देते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन। आई होप आपको समझ में आ गया है। आसान है कि नहीं है,
एक नया आंकड़ा होना चाहिए। अगरबत्ती लगा के पूरे जोश जुनून उत्साह पागलपन के साथ में आगे बढ़िएगा। अनिमिका चौधरी आपको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन अभी पढ़ने पे फोकस करेंगे तो आपकी ये खुशियां डबल हो जाएगी और जिंदगी में पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का कारण बन जाएंगे। और अगर ये करना चाहते हो तो पूरे जुनून के साथ में अगले कुछ समय के लिए मेरे साथ में आत्मसात हो जाइएगा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको उस अयोध्या के राजकुमार की सौगंध खा के कि सवाल हर एक एग्जाम ओरिएंटेड होगा और उस हर सवाल पे उसका आशीर्वाद रहेगा। तो पहला अगला प्रश्न है, नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस न्यू बॉर्न का कितना होता है? जवाब स्पीड के साथ में आना चाहिए और जवाब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जवाब ए भी आया है, जवाब बी भी आया है, जवाब सी भी आया है, इसका मतलब रसगुल्लों को काफी गंभीरता का सवाल मिला है। पहला ऑप्शन कह रहा है 31 to 33, 30 to 33, 35 to 38 और 33 to 37 सेंटीमीटर हेड सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। प्यारे दोस्तों, हेड सरकमफ्रेंस क्यों मेजर करते हैं? पहली इंपॉर्टेंट बात, हेड सरकमफ्रेंस कैसे मेजर करते हैं? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हेड सरकमफ्रेंस मेजर करते समय कितना आता है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो हेड सरकमफ्रेंस है इसको क्यों मेजर करते हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं और इसको मेजर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस अगर जन्म के समय में बात करूं आपको, नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस अगर जन्म के समय में बात करूं आपको कि कितना होता है ना, ये नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस जन्म के समय कितना होता है इसकी मैं बात करूं आपको, इसकी मैं अगर बात करूं आपको तो याद रखना ये जो हेड सरकमफ्रेंस होता है इसमें हम असेस करते हैं ब्रेन ग्रोथ। किसी भी बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस इसलिए हम चेक करते हैं क्योंकि हेड के अंदर ब्रेन होता है और ब्रेन की ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है ये हम देखना चाहते हैं। हेड सरकमफ्रेंस चेक करने का दूसरा कारण है कि हम वहां पे असेस करना चाहते हैं, असेस फॉर हाइड्रोसिफलस। छोटे बच्चे को जन्म के समय एक प्रॉब्लम होती है हाइड्रोसिफलस की, जिसमें वेंट्रिकल के अंदर, हाइड्रोसिफलस में वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ एक्यूमुलेट हो जाता है। तो सीएसएफ इन वेंट्रिकल, हाइड्रोसिफलस का मतलब होता है सीएसएफ इन वेंट्रिकल, और वो भी बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है। तो एक्सेस सीएसएफ हो जाए वेंट्रिकल में तो वेंट्रिकल्स की साइज एनलार्ज हो जाती है और जिससे हेड की साइज एनलार्ज हो जाती है इसको हाइड्रोसिफलस कहते हैं। वाटर इन ब्रेन, वाटर इन वेंट्रिकल्स, एनलार्ज हेड साइज। यह हमें पता कैसे चलेगा जब हम हेड सरकमफ्रेंस को मेजर करेंगे? इसको मेजर करने का एक तरीका है जो इस पिक्चर में आपको दिया गया है कि जब रसगुल्ला पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद में इस बच्चे के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑर्डिनल टेप काम में लेते हैं और एंटीरियर जो है सुप्रा ऑर्बिटल रिज और पोस्टीरियर जो है वो ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेप को प्लेस करते हैं। जब हम इस टेप को प्लेस करते हैं तो इसका एग्जैक्टली हेड सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट हमारे सामने आता है जो जन्म के समय बच्चे का निकल के आता है। और ये तकरीबन नॉर्मल एट बर्थ जो होता है, नॉर्मल एट बर्थ जो होता है वो होता है 33 to 35 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस है और इस हेड सरकमफ्रेंस के बढ़ने की जो स्पीड एवरेज जो होता है वो एवरेज होता है 34 सेंटीमीटर और इसके जो बढ़ने की स्पीड होती है हेड सरकमफ्रेंस की वो पहले 3 महीने में, फर्स्ट 3 मंथ में इसके बढ़ने की स्पीड होती है 0.5 सेंटीमीटर पर वीक, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर मंथ, क्योंकि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं और 0.5 का 4 से गुणा करो तो 2 सेंटीमीटर आता है। एक महीने में 2 बढ़ेगा तो 3 महीने में 2, 4 और 6 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। एक महीने में 2 बढ़ेगा तो 3 महीने में 6 बढ़ जाएगा। जन्म के समय 34 था और 6 बढ़ गया। याद रखना जन्म के समय 34 था, एट बर्थ जो था, एट बर्थ तो 34 सेंटीमीटर था और ये 3 महीने की उम्र में 6 बढ़ के कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। जब बच्चा 6 महीने का हुआ तो ये कितना हो गया, 43 सेंटीमीटर हो गया। जो बच्चा 12 महीने का हो गया तो ये कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर हो गया। और जब बच्चा 2 साल का हो गया तो ये कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर हो गया। 2 साल के बच्चे में हेड सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर। और यही हेड सरकमफ्रेंस जो होता है, याद रखना प्यारे दोस्तों, यही हेड सरकमफ्रेंस जो होता है उसकी हम अगर बात करें आगे की एज में, तो जब बच्चे का उम्र जो है 3 साल हो जाता है तकरीबन 49 सेंटीमीटर हो जाता है। और जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो ये लगभग 52 सेंटीमीटर होता है और दैट इज इक्वल टू एडल्ट हेड सरकमफ्रेंस। तो कहने का मतलब है कि हेड सरकमफ्रेंस की इंपॉर्टेंसी पहले 3 महीने में बहुत ज्यादा होती है, 3 साल में, और 3 साल पे तकरीबन 49 सेंटीमीटर यानी कि 90% ब्रेन ग्रोथ हो जाती है। ब्रेन की जो ग्रोथ होती है
वो लगभग 90% ग्रोथ हो जाती है 3 साल के अंदर अंदर। 3 साल के अंदर अंदर ब्रेन की ग्रोथ लगभग कितनी हो जाती है 90%। और जन्म के समय जो 34 सेंटीमीटर था हेड सरकमफ्रेंस, वो 3 साल पे जाते जाते लगभग 50 सेंटीमीटर को पार कर गया है कि नहीं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इस हेड सरकमफ्रेंस के ये बढ़ने की जो स्पीड है उसको ध्यान में रखते हुए हमने अगर इसको देखा कि जन्म के समय कितना होता है, तो 31 से 33 एक लिखा हुआ है, 30 से 33 एक है, तो 35 38 ये तो ज्यादा है, 33 37 ये भी ज्यादा, भाई 37 तो ज्यादा है, एक्सेस है, 38 ज्यादा है जो जन्म के समय नहीं होना चाहिए, और 30 33 और 31 33 ये भी सेट नहीं हो रहा है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फिर जवाब क्या है। भाई मैं 33 करूं सर, 35 करूं, 38 करूं, 30 करूं, कौन सा करूं। तो बड़ा आसान है कि भाई आप अगर 38 करते हो, 37 करते हो तो ये तो ज्यादा में आ जाता है मैक्रो में, और 30 कम है, 30 काहे को करें, 31 तक तो कर ही सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर फिर क्या बनेगा, ए बनेगा। 31 से 33 वैसे तो सही होता है 33 से 35, एवरेज होता है 34, लेकिन हमारे ऑप्शन को हम अगर देखें तो इसके अनुसार जवाब क्या जाना चाहिए, ए 30, हालांकि 31 to 33 क्या होता है, चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है जन्म के समय, लेकिन अभी जवाब आपका क्या होना चाहिए, ए इस 31 to 33। याद रहेगा, समझ में आई, कोई डाउट है क्या, पूछ लीजिएगा, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। और सभी उत्साहित मन के साथ में जवाब लिखे, आंकड़ा बिल्कुल नया लगना चाहिए, और अगरबत्ती जिन्होंने नहीं लगाई है, नियम कायदे कानून सब सेम है, तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो बड़े धमाकेदार होंगे। बर्थ डिफेक्ट इन न्यूनेट में बी ड्यू टू, छोटा बच्चा है, जन्म के समय बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आया, बड़ा अच्छा सवाल है। एक छोटा बच्चा है, जन्म के समय बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आया, तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आने का कारण क्या है। एक न्यूनेट के अंदर जन्म के समय बर्थ डिफेक्ट आया, सवाल ने पूछा कि उसमें बर्थ डिफेक्ट क्यों आया, क्रोमोसोमल की वजह से, सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर की वजह से, या ऑल ऑफ दी अबव की वजह से। नन्हा मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो बर्थ डिफेक्ट क्यों आया बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जवाब देने में थोड़ा पसीना आएगा, और हर ऑल ऑफ दी अबव जवाब नहीं होता, हम फिर बता रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे हमने पूछा बर्थ डिफेक्ट न्यूनेट में बी ड्यू टू, एक न्यूनेट में बर्थ डिफेक्ट होने का कारण क्या है। पहला है क्रोमोसोमल, सिंगल जीन डिसऑर्डर, मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर, और ऑल ऑफ दी अबव। मान लो एक बच्चा पैदा हुआ, उसमें जन्म के समय बर्थ का डिफेक्ट है, बर्थ के डिफेक्ट होने का कारण क्या हो सकता है। तो एक बच्चे में बर्थ डिफेक्ट का कारण क्रोमोसोम हो सकते हैं, बच्चे में बर्थ डिफेक्ट का कारण कोई भी एक सिंगल जीन डिसऑर्डर हो सकता है, यो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो मेरा आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, इसमें कोई दो राय नहीं है, घबराने की जरूरत। मैंने बोला हर बार ऑल ऑफ दी अबव जवाब नहीं होता है, लेकिन एक बार तो हो ही सकता है। तो कुछ रसगुल्लों ने जिन्होंने जवाब लिखा है, बिल्कुल इन्हें इसमें ये नहीं पूछा कि मोस्ट कॉमन कारण, इसने पूछा कि न्यूनेट में बी ड्यू टू, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कोई भी कारण हो सकता है। बर्थ डिफेक्ट होने के सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आपको सोचने पे हमने मजबूर कर दिया क्योंकि आपकी सोच हमें बदलनी है।
और जिस दिन ये सोच बदलेगी उस दिन मेरा देश बदलेगा और मेरे रसगुल्ले का इतिहास बदलेगा, उसका भविष्य बदल जाएगा, पिता की फिक्र को फक्र में बदल डालेगा। अगले प्रश्न के साथ में, नर्व दैट मेंटेन हियरिंग एंड बैलेंस। यस माय डियर फ्रेंड, वो नर्व जो हियरिंग और बैलेंस को मेंटेन करती है, नर्व का नाम आया। और नर्व जो होती है वो क्रेनियल भी होती है और नर्व जो होती है वो स्पाइनल भी होती है। मेरे लाल, जो ब्रेन के साथ में डील करती है, जो ब्रेन से डील करती है, वो क्रेनियल नर्व है और वो 12 जोड़ी होती है। वो 12 जोड़ी होती है। जो स्पाइनल कोर्ड के साथ में डील करती है वो स्पाइनल नर्व होती है। स्पाइनल कोर्ड से जो डील करे वो स्पाइनल नर्व है और वो 31 पेयर्स होती है। सर थोड़ा इनको विस्तार के साथ में बताओ, विस्तार के साथ में। 12 जोड़ी जो क्रेनियल नर्व है जोड़े बनाते हैं। तो याद रखना, बोलो मेरे साथ, जय हिंद, जय हिंद और जय हिंद। पहला सवाल पूछूंगा मैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है, सवाल सुनिएगा, ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि एब्सेंट होती है? 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व में ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो एब्सेंट होती है? बताओ, ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो एब्सेंट होती है? अब आप सभी रसगुल्ले जवाब लिखेंगे कि 6 नंबर क्रेनियल नर्व एब्सेंट होती है। आपका दिमाग एब्सेंट है और कुछ भी एब्सेंट नहीं है, क्योंकि आप हो काफी डापा चूक, क्योंकि कोई भी क्रेनियल नर्व एब्सेंट नहीं होती है। जो 6 नंबर एब्सेंट होता है वो क्लोटिंग फैक्टर होता है। अशोक, कौन होता है? क्लोटिंग फैक्टर होता है। क्रेनियल नर्व कोई भी एब्सेंट नहीं होती है। और 6 जवाब धरते ही आएगा अशोक का, मुझे पता था। लवली देगा, रचना देगी, सब जवाब देंगे, क्योंकि जवाब यह है कि हम बिना सोचे समझे दुर्गेश जवाब दे देते हैं। समझे लाले, समझे पूजा, अरे पूजा समझे क्या आप? याद रखो, क्रेनियल नर्व कोई भी एब्सेंट नहीं होती है। याद रखो, कोई भी एब्सेंट नहीं होती। हम कुछ भी पूछ सकते हैं। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलो-कोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है। याद रखना, पहली होती है ओल्फैक्टरी, दूसरी होती है ऑप्टिक, तीसरी होती है ओक्यूलोमोटर, चौथी होती है ट्रोक्लियर। एक और बात बता दे दूं कि मेरे इस सवाल में कुछ रसगुल्ले फंसे नहीं। क्यों पता है? क्योंकि रोज सुबह 6 बजे उठते हैं और हर दिन इसको सुनते हैं। जो ये आदमी बोल रहा है ना आपके सामने, इसको हर दिन वो सुनते हैं, तो उनको पता चल गया कि आदमी कहाँ कहाँ खेलता है। वो पहले से तैयार है, फील्डिंग सजा रखी है उन्होंने। उनको पता है कि ऐसा पूछते ही ये जवाब देना है, क्योंकि सवाल आएगा और हम वहीं से सवाल आते हैं जो एग्जाम पूछता है। तो अगर एग्जाम से पहले इस आदमी को सुन लोगे, रोज सुबह 6 बजे उठ के, मैं कहता हूं कि इतिहास बदलने वाला काम कर लोगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप 6 बजे जब सबसे पहली बार आपकी सुबह आंख खुलती है, आंख सबकी खुलती है, सुबह 6 बजे जब आंख खुलती है तो पहला ख्याल क्या आता है पता है? बढ़िया से ओढ़ के सोऊं, अभी तक तो ऐसे ही समय बर्बाद किया था, असली नींद तो अब आएगी। तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल आता है सुबह जब आंख खुलती है तो एक बार वापस सोने का। ये क्यों आता है? क्योंकि हमें लगता है कि अभी तक जो सोए थे वो तो बर्बाद था, अभी चादर और कंबल को एकदम बढ़िया अच्छे से ओढ़ लूं और ओढ़ के बढ़िया तरीके सो। मजा तभी आता है, जिंदगी में जन्नत जैसी फीलिंग आती है। ये जन्नत जैसी फीलिंग नहीं, ये समय बर्बादी है, ये आपका वक्त बर्बाद कर रही है। आपका जब दिमाग नींद खोल गया, हाइपोथैलेमस ने कहा आपकी नींद का कोटा पूरा हो गया, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वापस सोते हो या बिस्तर से बाहर आते हो। जिस आदमी ने सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, वापस सोना बंद कर दिया, सुबह नॉर्थ सेट सीरीज को अटेंड करना शुरू कर दिया, उस दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं। तो यहां पे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, मेरे लाल ट्राइजेमाइनल, एब्डुसेंट, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिब्यूलो-कोक्लियर, वेस्टिब्यूलो-कोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी और एक मैंने क्या बोला? हाइपोग्लोसल। ये 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व के नाम आप सभी याद कर लेना। हमारे कुछ रसगुल्लों ने इन नाम को बहुत अच्छे से याद कर रखा है, मुझे पता है। कुछ रसगुल्लों को जिनको नाम याद नहीं है तुरंत प्रभाव से कर लेना, क्योंकि इनमें कुछ होती है सेंसरी सेंसरी, कुछ होती है मोटर मोटर, कुछ होती है मिक्स मोटर, कुछ होती है मिक्स सेंसरी, कुछ होती है मिक्स मिक्स और कुछ होती है मोटर मोटर। ये आपको तरीका है इनका टाइप याद करने का। सम आर सेंसरी, सम आर मोटर, सम आर मिक्स, सम आर सेंसरी, सम आर मोटर, सम आर मिक्स। याद रखना, सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स मोटर मोटर। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स मोटर मोटर, सेंसरी सेंसरी। यो 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 हनी सिंह,
समझ में आई? नहीं आई? नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, आएगी, अभी आएगी। देखो, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लोसस। बोलो मेरे साथ, जय हिंद नहीं, सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स, मोटर, मिक्स, सेंसरी, मिक्स, मिक्स, मोटर, मोटर, सभी बोलेंगे। अपने घर में छत पे बैठे हो, पलंग के ऊपर बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, दिमाग के ऊपर बैठे हो, खंबे पे बैठे हो, खेलड़ी के ऊपर बैठे हो, जहां पे भी बैठे हुए हो, आप जिंदगी में नाम बोलोगे मेरे साथ में, सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स, मोटर, मिक्स, सेंसरी, मिक्स, मिक्स, मोटर, मोटर। वापस बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, बोलो बोलो बोलो, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल। सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स, सेंसरी, मिक्स, मिक्स, मोटर, मोटर, सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स, सेंसरी, मिक्स, मोटर, सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स, सेंसरी, मिक्स, मिक्स, मोटर, मोटर, सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स, सेंसरी, मिक्स, मिक्स, मोटर, मोटर। यह है तरीका इनको याद रखने का। और अगर इनको याद रख लोगे तो इस एग्जाम में आपका एक सवाल हो गया पक्कम पक्का। जिसने याद नहीं किया उसको टिप ऑफ द टंग नहीं होगा, हम फिर बता रहे हैं। और याद करो दोस्तों, अब नाम आपको कहां प्रॉब्लम करेंगे, मैं हर एक नर्व को देख लो। पहला है आपका वेस्टिबुलोकोक्लियर, जो हियरिंग और बैलेंस कराती है, 8th क्रेनियल नर्व है। कौन सी है ये? 8th क्रेनियल नर्व है। और 8th क्रेनियल नर्व जो होती है इसका नाम देते हैं वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। याद रखना, इसको नाम देते हैं वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूल क्या करता है? वेस्टिब्यूल बैलेंस बनाता है। कोक्लिया क्या करता है? हियरिंग करवाता है, हियरिंग। तो वेस्टिब्यूल जो है वो तो बनाता है बैलेंस, और कोक्लिया क्या करता है? हियरिंग। अगर दोनों काम कराने हैं तो दोनों नर्व को, दोनों फाइबर को काम करना पड़ेगा। एक सेरिब्रम से डील करेगा, ऑडिटरी एरिया कहां पाया जाता है? टेम्पोरल लोब में। और एक सेरिबेलम से डील करेगा, बैलेंस बनाने का काम करेगा। 8वीं क्रेनियल नर्व है, प्योर सेंसरी है। क्या है? प्योर सेंसरी है। अगला वेगस जो है ना, वेगस ये है आवारा, 10th क्रेनियल नर्व है। अरे आवारा 10th क्रेनियल नर्व है। और मिक्स टाइप की नर्व है, हमने अभी बताया था, जिसका काम सोमेटोफॉर्म सेंस कराना होता है विसरल ऑर्गन का। और हाइपोग्लोसल जो होता है, हाइपोग्लोसल ये आपका जो है 12th क्रेनियल नर्व है, 12th क्रेनियल नर्व। हाइपोग्लोसल 12th क्रेनियल नर्व है, मोटर नर्व है। और ये टंग का मूवमेंट कराती है। किसका मूवमेंट कराती है? टंग का मूवमेंट कराती है। ट्रोक्लियर जो होती है ये आपकी 4th क्रेनियल नर्व है। और 4th क्रेनियल नर्व मोटर नर्व है। और ये मोटर नर्व जो है वो मूवमेंट कराती है। ट्रोक्लियर नर्व मूवमेंट कराती है। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है, आई बॉल का मूवमेंट कराती है। SO4 मूवमेंट कराती है, सुपीरियर ओब्लिक मसल का मूवमेंट कराती है। आई बॉल को इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड मूवमेंट कराती है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व। ये जो यहाँ पे दी हुई है, आपका जवाब ए होना चाहिए, दैट इज वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। याद रखे, हमने 12 के नाम के काम बता दिए। फिर मैं अगर बोलूं स्पाइनल नर्व का, स्पाइनल नर्व जो होती है ना प्यारे दोस्तों, स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी होती है। अब 31 जोड़ी में क्या होता है? C8, T12, L5, S5 और C1। इनको जोड़ दो, 31 जोड़े बन जाएंगे। इनको जोड़ दो, 31 जोड़े बन जाएंगे। और 31 जोड़े जो है ये कौन सी नर्व है? स्पाइनल नर्व है। स्पाइनल कोड से डील करती है। सर्वाइकल, ये C जो होती है ना, ये सर्वाइकल है। और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो होती है वो 8 होती है, 7 नहीं होती है, दिमाग से निकाल दीजिएगा। थोरेसिक स्पाइनल नर्व जो होती है, थोरेसिक, वो स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 12 होती है, याद रख लेना। लंबार स्पाइनल नर्व जो होती है, ये लंबार स्पाइनल नर्व जो होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। सैक्रल स्पाइनल नर्व जो होती है, सैक्रल स्पाइनल नर्व वो कितनी होती है? 5 होती है। और कोकिक्जियल स्पाइनल नर्व जो होती है, कोकिक्जियल स्पाइनल नर्व वो कितनी होती है? 1 होती है। याद रखना, ये सभी के सभी स्पाइनल नर्व है। 8, 12, 5, 5, 1 सबको जोड़ दो तो 31 जोड़े बन जाएंगे। 31 पेयर्स माय डियर रसगुल्लो। याद रह जाएगा, आसान है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन? एस्प्रिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है? सभी लोग जवाब लिख लो पूरे उत्साह के साथ में। एस्प्रिन एक दवाई है, किसी मरीज को हमने दी, और एस्प्रिन दवाई जब हमने मरीज को दी तो उस मरीज में कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा एस्प्रिन का। जब एस्प्रिन का साइड इफेक्ट आया तो मुझसे पूछा गया कि एस्प्रिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है, तो मैंने क्या जवाब लिखना है? जवाब लिखिएगा, सभी लोगों को जवाब लिखा, क्या आंसर होना चाहिए?
जो आप लिखो प्यारे दोस्तों, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें दूर हो जाती है। जब आग लगी हो सीने में तो पूरा उत्साह, अपने सीने में आग दिखाइएगा, और वो आग जो मेरे सीने में है वो तेरे सीने में जलनी चाहिए, और जो तेरे सीने में है वो एग्जाम के सीने में लगा के आएंगे, और पड़ोसी के घर के आगे डीजे तो बजा देंगे। लेकिन कब? जब सफलता चरम सीमा पे होगी और हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा और अखिल भारतीय जो सेवा है उसके आप योग्य बनेंगे, आप बनेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के हकदार। सवाल कह रहा है कि अगर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट मुझे कोई पूछेगा एस्प्रिन का क्या होता है, तो एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है। थोड़ा एस्प्रिन को हम खोल के रखते हैं यहाँ पे। एंटी प्लेटलेट का मतलब क्या होता है कि प्लेटलेट को एग्रीगेट और इनिबिट करती है। ये क्या करती है? एग्रीगेशन, एग्रीगेशन है ना, क्या करती है? इनिबिट करती है। ऐसे लिख दो, इनिबिट्स एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। सर जो प्लेटलेट होती है उसको ये चिपकने से रोकती है, एग्रीगेट नहीं होने देती है। मेरा दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देगी तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ब्लड थिनर। क्या बोलूंगा? ब्लड थिनर, खून को पतला करने वाली दवाई। यस सर, वी कैन गिव एस्प्रिन को हम खून को पतला करने वाली दवाई कह सकते हैं। प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोकने का काम करती है। अच्छा, ये जो एस्प्रिन दवाई है सर, जब हम किसी को देते हैं तो मरीज उसको देते हैं जो मरीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस पे होता है। हम इसको किस में यूज करते हैं? इंडिकेशन क्या है इसको देने के? एस्प्रिन को देने के इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन है कि मरीज में रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, किसी भी मरीज को जब थ्रोम्बोसिस की रिस्क होती है उसको ये देते हैं। फॉर एग्जांपल एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले मरीज में, स्ट्रोक वाले मरीज में, है ना, जिसको सीवीए कहते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट वाले मरीज में, एमआई वाले मरीज में, किसी भी लेडी को जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया होने की रिस्क होती है, कोई भी मरीज जो हाइपरटेंसिव होता है जिसमें थ्रोम्बोसिस की रिस्क होती है, कोई भी मरीज पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेटिव है ना, इमोबिलाइज मरीज जो इमोबिलाइज होता है ना, उस मरीज में हम ये स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसमें थ्रोम्बोसिस की रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। जो भी मरीज थ्रोम्बोसिस की रिस्क पे होता है उस मरीज को ये दवाई स्टार्ट कर देते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन दवाई कुछ जगह पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कोई ऐसी जगह है जहां पे इसको नहीं देते हैं। नहीं देने वाली सिचुएशन में, किसी भी वायरल इंफेक्शन में इसको नहीं देना है। वायरल इंफेक्शन में, अगर कोई वायरल इंफेक्शन में हम देते हैं जब बच्चे की उम्र 14 साल से कम हो, लेस देन 14 ईयर की एज में, इस कराती है रेज सिंड्रोम, रेज सिंड्रोम है ना। अगर 14 साल से छोटे बच्चे को कोई वायरल इंफेक्शन हो जाए, मान लो चिकन पॉक्स हो गया, वेरिसेला जोस्टर अंदर घुस गया, आपने बुखार को कम करने के लिए एस्प्रिन टिकाया, रेज सिंड्रोम हो जाएगा, नहीं देना है। दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है किसी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, किसी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम एस्प्रिन नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा हीमोफीलिया का है, अगर बच्चा हीमोफीलिया का है हम एस्प्रिन नहीं देंगे। अगर बच्चा वहां पे आपका आईटीपी का है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का है, हम एस्प्रिन नहीं देंगे। किसी बच्चे को हीमोफीलिया है, एस्प्रिन नहीं देंगे। आईटीपी है, एस्प्रिन नहीं देंगे। एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हीमोफीलिया वाले बच्चे में, आईटीपी वाले बच्चे में। एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जो मरीज कोई ड्रग ले रहा है, ड्रग्स है ना, ड्रग्स लाइक कोई वारफरिन खा रहा है, कोई मरीज हिपेरिन ले रहा है। अगर मरीज ऐसी चीजें पहले से ले रहा है उस मरीज में हम एस्प्रिन देना पसंद नहीं करते। तो एस्प्रिन कुछ ऐसी जगह है जहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वायरल इंफेक्शन में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, आईटीपी में, हीमोफीलिया में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर प्लेटलेट के नंबर वहां पे पहले से कम है, ऐसे मरीज में ब्लीडिंग की रिस्क, एनी क्लाइंट हु इज ऑन रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, वी नेवर वांट टू गिव द एस्प्रिन माय डियर फ्रेंड बिकॉज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अरे अगर बाबा जी काले हो तो उनके बबूती नहीं लगाते हैं और बबूती की जगह फेयर एंड लवली लगानी पड़ेगी। बबूती लगाने पे काला स्क्वायर हो जाएगा बाबा जी। तो कोई भी मरीज जब ब्लीडिंग की रिस्क पे हो, वी नेवर यूज द एस्प्रिन, दैट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एस्प्रिन। नाउ व्हेनेवर यू गिविंग द एस्प्रिन, जब भी आप एस्प्रिन देते हो तो मरीज में इसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन? द फर्स्ट साइड इफेक्ट इज जीआई ब्लीड। एस्प्रिन की वजह से जीआई ब्लीड होता है और ये प्रेजेंट होगा मेलिना के रूप में। मेलिना का मतलब होता है स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड, स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड। एस्प्रिन जब हम देंगे तो स्टूल के साथ में ब्लड आएगा जो जीआई ब्लीड के रूप में होगा। इसका पता लगाने के लिए हम गुइक टेस्ट करते हैं, गुइक, गुइक टेस्ट। यू हर्ड द वर्ड गुइक? आपने गु वर्ड सुना है? गु,
गु को लेके टेस्ट करते हैं, उसको गुइक टेस्ट कहते हैं। सो दिस इज ए मारवाड़ी वर्ड गु एंड दिस इज कम्स अंडर टेस्ट, दैट इज गुइक टेस्ट। और ये जो गुइक टेस्ट होता है, जो कि स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड होता है, मेलिना वहां पे रूल आउट होता है, जीआई ब्लीड को इंडिकेट करता है। टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा जब एस्प्रिन की वजह से जीआई ब्लीड होगा। तो एस्प्रिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है जीआई ब्लीड। एस्प्रिन का दूसरा कॉमन साइड इफेक्ट है प्यारे दोस्तों, अच्छा, इट में कोज हिमेचूरिया, ब्लड यूरिन में भी प्रेजेंट हो सकता है, हम उसको हिमेचूरिया कहते हैं, रेड यूरिन, हिमेचूरिया। एस्प्रिन कैन कोज एपिस्टैक्सिस, ये भी हो सकता है। लेकिन जीआई ब्लीड एक कॉमन ब्लीडिंग है जो एस्प्रिन की वजह से होता है। अगला जो सिम्टम है ऑटोटॉक्सिसिटी, एस्प्रिन कैन कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी। और प्यारे दोस्त, अगर ऑटोटॉक्सिसिटी करेगा तो इसका अर्लीस्ट सिम्टम क्या रहेगा, टिनाइटस। एंड टिनाइटस का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर, कानों में घंटियां बजना। ये रिंगिंग सेंसेशन ऑफ ईयर एस्प्रिन की वजह से होता है, समझ में आई। देखो रीनल फेलियर एस्प्रिन नहीं कराती है, हाँ एस्प्रिन की वजह से एक काम और हो सकता है, ये एसिडोसिस कराती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एस्प्रिन कैन कोज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। छोटी दवाई है, बड़े बड़े घाव करती है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं क्योंकि फायदे भी है, फायदे भी करती है। जो नुकसान करती है वो फायदे करती है, दो धारी तलवार है। सुंदरता हमेशा खतरनाक होती है, तो सुंदर चीजों के हम प्रेम करते ही है, लेकिन है वो खतरनाक, साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। सुंदर बीवी लाओगे तो ज्यादा खर्चा होगा, कोई बीवी ऐसी लाओगे बेचारी जो बोलेगी नहीं तो खर्चा कम होगा। लेकिन फिर भी हम सुंदर लाते हैं, 4 लोगों को दिखा के लाते हैं। लड़की देखने जाते हैं, 10 लोगों को साथ में लेके जाते हैं, 5 लोगों की राय लेते हैं। दुर्योधन का व्यवहार करते हैं। दुर्योधन वो था जो हजारों लोगों से राय रहता था, मारा गया। राय एक आदमी से लो, नहीं तो नहीं लो तो भी चलेगा, और एक आदमी से लो, क्योंकि राय लेने के लिए कृष्ण बहुत है कि नहीं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। कुछ लोग जो है ना लाइफ में डिसीजन लेने में भी असमर्थ है, एक छोटे डिसीजन के लिए 1000 लोगों से राय लेते हैं। लड़की देखने जा रहे हैं, 10 लोगों की राय ले रहे हैं। अभी शादी तुम्हें करनी है कि 10 लोगों की करवानी है, इसलिए हर जगह पे राय अच्छी नहीं है। एक छोटी बात सुनाता हूं कि एक लड़का था, उसकी शादी हुई एकदम, और नई नई शादी हुई थी। तो नई नई शादी हुई, सुहाग रात वाला दिन था। अपने दोस्त से राय ली उसने। क्या राय ली कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं पहले ही दिन ऐसा कुछ करूं कि वो मेरे ऊपर एकदम फिदा हो जाए, कुछ ऐसा काम बताओ। तो दोस्त से अब सलाह मांगी तो सलाह देगा बेचारा। अब उसने सलाह दी कि भाई एक काम कर, तू शराब पीता है? बोले शराब नहीं पीता हूं। तू जाना और बोतल लेके जाना साथ में, और उसको कहना है कि मैं बहुत पीता हूं, लेकिन तुमसे मैं इतना प्यार करता हूं कि आज से मैंने पीना मना, कैंसिल कर दिया। खुश हो जाएगी, फिदा हो जाएगी तेरे ऊपर, और जिंदगी भर तेरे से ही प्यार करेगी और किसी से नहीं करेगी। उसने बोला गजब राय दी, बहुत आइडिया बढ़िया है। दुर्योधन वाली राय ले ली उसने। बोतल उठा के चला गया। बेचारे ने कभी शराब नहीं पी, पानी भी नहीं पीता था मेरी तरह पूरे दिन, और ये शराब लेके चला गया। वहां पे जाके बैठा, बोतल बीचों बीच रखी, और एकदम ऐसे पूरे एकदम आवेश के अंदर। लड़की को समझ में नहीं आया मामला क्या है ना। तो उसने बोला कि क्या हुआ? बोले कि प्रिय, बोले हाँ, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं बहुत शराब पीता हूं, लेकिन आज से मैं ये शराब तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। लड़की ने बोला तुम शराब पीते हो? बोले हाँ, मैं बहुत शराब पीता हूं, जम के पीता हूं। बोले मजा आ गया। बोले क्या? बोले तू शराबी, मैं शराबी, अब तो दो शराबी। आज से शराब बंद नहीं, शराब तो हम डबल पिएंगे, और मैं 2 बोतल और मंगाती हूँ। भाई साहब मारा गया बेचारा फालतू के अंदर। वो लड़की पीना छोड़ती शायद इसके लिए, लेकिन अब तो उसको पीना पड़ेगा, जबकि बेचारा पानी भी नहीं पीता था। इसलिए प्यारे दोस्तों, राय बड़ी खतरनाक है जिंदगी में। ऐसी राय कभी लाइफ में मत लो कि आपको इस तरीके की मुसीबत का सामना पड़े कि एक दारूडिया पत्नी मिल गई उसको, अब बेचारे को दारूडिया बनना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए। तो दैट इज बेसिक कंसेप्ट कि सम टाइम राय इज वेरी डेंजरस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। ए करेक्ट आंसर है। नोजिया, वॉमिटिंग जीआईटी के कॉमन सिम्टम है। हमने ये बोला कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो थोड़ा खतरनाक है वो जीआई ब्लीड है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या निस्टगमस एस्पिरिन से नहीं होता है। आप कहोगे सर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? बूंद बूंद करके, बूंदाबांदी जो होती है ना, अगर आपका यूरिन बूंदाबांदी के रूप में आए, बूंदाबांदी है ना, ये बूंदाबांदी के रूप में आए तो उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, है ना। बार बार पेशाब आना, रुक रुक के आना। पेशाब आने की अर्ज होती है भाई साहब भागते हैं, कपड़ों में ही मुत्ती आ जाती है। ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है इसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। निस्टगमस होता है डांसिंग आई बॉल। आपकी आंखें अगर डांस करने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं निस्टगमस। नॉर्मली हमारी आई बॉल मूव तो करती है लेकिन डांस नहीं करती है। जब सेरिबेलम में प्रॉब्लम हो, निस्टगमस किसको इंडिकेट करता है? निस्टगमस इंडिकेट करता है सेरिबेलर प्रॉब्लम को।
और जब सेरिबेलम में प्रॉब्लम हो तब उसको निस्टगमस के नाम से जानते हैं। निस्टगमस का बेसिक मतलब है डांसिंग आई बॉल। समझ में आई? आई प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ए है। अरे मुत्ती आई नहीं कह रहा हूं, समझ में आई। मुत्ती आई तो करके आ जाओ, लेकिन तुम पढ़ो और मोबाइल हाथ में रखना जब तक बाथरूम में जाओ और वापस आओ तब तक, है ना। बीच में चूक गए ना तो काफी कुछ खो दोगे, और जो खोवत है वो सोबत है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी। लग गया एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओपियोइड टॉक्सिसिटी का मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा है? लगा दीजिएगा एक नया आंकड़ा। और याद रखना, जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन कम नहीं होना चाहिए। इस देश में उत्साहित मन और उत्साहित दिमाग के साथ में लोगों ने बड़े बड़े तूफान पैदा किए। भगत सिंह को याद कर लेना, अंग्रेजों को बोला था कि अगर मेरे को जिंदा छोड़ दिया ना, नानी याद दिला दूंगा तुम्हें, है ना। भगत सिंह को याद है ना, भगत सिंह, पढ़ो कभी भगत सिंह को। अंग्रेजों को खुला चैलेंज था कि अगर तुमने मेरे को छोड़ दिया, याद रखना सबकी गुद्दी पकड़ पकड़ के मारूंगा, और इतना मारूंगा कि तुम आज तक इतनी मार झेल भी नहीं पाए होगे, अपनी जिंदगी में कभी मारा ही नहीं होगा तुम्हें किसी ने, नहीं तो टाइम से पहले मुझे निपटा देना। खुला चैलेंज था भाई साहब, समय से पहले फांसी दे दी गई थी। भगवान बन के चले गए भगत सिंह। ऐसे बहादुर देशभक्त के देश से हम आते हैं, तो हम तो किससे कम है? हम सब एक एक भगत सिंह के बराबर है ना। तो आज तो हमें किसी को मारना ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम की खोपड़ी फोड़नी है कि नहीं है? क्योंकि हम तो वैसे भी स्वतंत्र हो चुके हैं। तो अगला प्रश्न जो है प्यारे दोस्तों, वो कौन सा है? वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी। ओपियोइड टॉक्सिसिटी का मोस्ट कॉमन सिम्टम सैक्रम। याद कर लेना सैक्रम, हमने क्या बताया? सैक्रम याद कर लेना, सैक्रम। और सैक्रम के अंदर एस का मतलब मैंने आपको बताया था सेडेशन, ए का मतलब मैंने क्या बताया था? एनाल्जेसिया। याद रखना, सी का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी। ये बड़ा खतरनाक सिम्टम है, डिप्रेशन। या एक और इंपॉर्टेंट बात होती है रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन। एक और होता है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सेसिव हैप्पीनेस। और मियोसिस, मियोसिस का मतलब होता है पिन पॉइंट प्यूपिल। पिन पॉइंट प्यूपिल, इसको मियोसिस के नाम से जानते हैं। तो यहां पे हमने 5 तरह के सिम्टम लिखे सैक्रम के नाम से। याद रखना, ये जो ओपियोइड है, ये ओपियोइड की जब टॉक्सिसिटी होती है तो सेडेशन। ओपियोइड एक ऐसी दवाई है जो किसी मरीज को दे दी जाए, और उसके बाद में जब मरीज को हम बात करते हैं मरीज, तो मरीज में सेडेशन होता है। मरीज जो है उसको खुजली आती है, पड़ोसी की खुजली करता है। इतनी नींद आती है कि इसको पता ही नहीं चलता है कि खुजली कहां हो रही है। अपने बॉडी में खुजली हो रही है, खुजली पड़ोसी के करता है। ऐसा मरीज जो है सेडेशन। एनाल्जेसिया, दर्द की सबसे बड़ी जबरदस्त दवाई। हमारे शरीर में सबसे बड़ा दर्द क्या? बताओ जल्दी से कमेंट करो। आपकी बॉडी में अगर दर्द 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 हो तो सबसे बड़ा दर्द कौन सा? ऐसा दर्द जो आपकी जान लेने को उतर हो जाए, ऐसा दर्द जो कहता है कि अभी मार देता हूं तुम्हें, अभी मार देता हूं, वो दर्द बताओ प्यारे दोस्तों। व्हाट दैट दर्द इज इन ह्यूमन बॉडी। जल्दी जल्दी जल्दी, हमारी बॉडी में ऐसा दर्द बताओ जो दर्द आपकी जान लेने के लिए उतर हो जाए। जल्दी, कौन सा है वो दर्द जो जान लेने के लिए उतर हो जाए? कैंसर का पैन? नहीं बे। जान कब जाती है कैंसर में? कैंसर में तो बहुत लंबा आदमी जाता है। यस, ललित जस्मैतिया, दिल की बात सीनी ललित, छा गया रसगुल्ला। दर्द है हार्ट अटैक। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ओ हो। सुना ऐसा कभी? मूवी में देखा होगा। हाँ, दिस इज नॉन एज हार्ट अटैक माय डियर फ्रेंड। और ये दुनिया का सबसे खराब दर्द है। उसमें हम एक दवाई काम में लेते हैं, मॉर्फिन। कौन सी दवाई काम में लेते हैं? मॉर्फिन। तो याद रखो, बड़ा से बड़ा दर्द मिटाने वाली दवाई है ना। देवों में देव महादेव और दर्दों का देव मॉर्फिन। दर्दों का देव कौन है? दर्दों की दवाई कौन है? मॉर्फिन। मॉर्फिन सबसे बड़ी दवाई है, इसलिए एनाल्जेसिया बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन, याद रखना, वैसे दर्द की बहुत सारी दवाई है, लेकिन ये दर्दों की दवाइयों में सुपीरियर है। इसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। भूतो न भविष्यति। दर्दों की दवाई में जो सुप्रीम है, होगी बाकी दवाइयां अपने अपने डिपार्टमेंट में बेस्ट, लेकिन दर्द की दवाई में जो महारथी है, जिसने अपने आप को दर्द का दूसरा नाम बना दिया, और जहां दर्द नहीं पहुंचे वहां पहुंचे मॉर्फिन, ऐसी होगी मॉर्फिन। तो यह है मॉर्फिन। अगला कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, आंत को धीरे करती है, स्लो करती है, कब्ज हो जाता है। यह सबसे खतरनाक सिम्टम है इसका, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मॉर्फिन से होता है। और याद रखना, जब मॉर्फिन देते हैं तो मरीज एकदम मस्त।
हमने बोला और बाबा जी, बोला मस्त चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ऐसे बोलता है। कहने का मतलब है अंदर ही अंदर ऐसी खुशी, यूफोरिक, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसे चलता है, हमेशा एकदम हवा में रहता आदमी। क्यों? क्योंकि दिमाग को, जब आप कहां से सोचते हैं? दिमाग से। आपको एग्जाम की टेंशन क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग जागृत है, ये दिमाग को सुला देती है, मस्त बढ़िया, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाता है यूफोरिया। और एक मियोसिस, मियोसिस का मतलब होता है प्यूपिल छुट्टू छुट्टू कर देता है, इसको बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल। तो यहां पे बोला है मोस्ट कॉमन, पहला कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, यस, प्यूपिल को डायलेट करता है, ना बे हाई फीवर, ना बे डिस्निया नहीं, अरे मॉर्फिन पिन पॉइंट प्यूपिल करती है भाई, पिन पॉइंट प्यूपिल। सवाल बना, सवाल बना पिन पॉइंट प्यूपिल, सवाल बना पिन पॉइंट प्यूपिल आया, तो पिन पॉइंट प्यूपिल और कौन कौन करता है? ये हो गया पिन पॉइंट प्यूपिल, बहुत छोटा छोटा प्यूपिल होना चाहिए, नॉर्मल ये साइज है प्यूपिल का, और प्यूपिल हो गया छोटा छोटा। तो और कौन करता है बताइए प्यारे दोस्तों, और कौन करता है? आपने एक फोन का नाम सुना होगा, ओप्पो। ओप्पो, ओप्पो में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, पोंटाइन हेमरेज और ओपियोइड, 4 है, 3 लोग हैं। पहला कौन करता है पिन पॉइंट प्यूपिल? ऑर्गेनो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पॉइजनिंग, पॉइजनिंग। अगर गांव में खेतों में मूंग की फसल होती है ना, मूंग की फसल में कीड़ा लगता है, कीड़े को हटाने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फोरस खाद यूज करते हैं ताकि कीड़े को मारा जाए। खाद कीड़े पे डाले तो कीड़ा मरता है, और आदमी के अंदर चली जाए तो आदमी के प्यूपिल कैसी हो जाती है? छोटी, पिन पॉइंट प्यूपिल, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। दूसरा है पोंटाइन हेमरेज, पोंटाइन, अरे पोन्स एक जगह है आपके दिमाग में, बुद्धि के अंदर, ब्रेन स्टेम का पार्ट है, और वहां पे खूब सारी ब्लीडिंग हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा ओपोइड्स, और ओपोइड्स में कौन आता है? मॉर्फिन। ओपोइड में कौन आता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन जो होता है वो पिन पॉइंट प्यूपिल करता है। तो पिन पॉइंट प्यूपिल 3 तरीकों से होती है, पहला ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, दूसरा होता है पोंटाइन हेमरेज, और तीसरा होता है ओपोइड्स। मॉर्फिन पिन पॉइंट प्यूपिल करता है, छोटू सा प्यूपिल कर देता है, एंड दैट इज मॉर्फिन टॉक्सिसिटी। माय डियर फ्रेंड, समझ में आई? अरे समझ में आई, आसान है। अगला प्रश्न ये देखिएगा, ये देखिएगा, जीता जागता उदाहरण आपके सामने पिन पॉइंट प्यूपिल का। प्यूपिल जब डायलेट होता है तो इतना बड़ा होता है, ये इतना बड़ा प्यूपिल है, ये डायलेटेड प्यूपिल है, और ये है पिन पॉइंट प्यूपिल, है ना, ये है पिन पॉइंट प्यूपिल। आराम से पहचान सकते हो कि प्यूपिल जब इतना बड़ा होता है तो ये है डायलेटेड प्यूपिल, और प्यूपिल जब इतना सा हो जाता है तो इसको बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल। मॉर्फिन ऐसे नहीं कराता है, मॉर्फिन ऐसे कराता है, और दोनों प्यूपिल अगर ऐसे हो जाए तो भाई साहब निकल चुके हैं, है कि नहीं? निकल चुके हैं, समझे मेरे प्यारे दोस्तों? दैट इज समथिंग लाइक दैट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। नए आंकड़े के साथ में एक बात याद आई मेरे को कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती है मारा जाएगा, मुश्किलें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, हौसला कहता है देख लेंगे। और मेरे हौसले से मंजिल कभी बड़ी नहीं हो सकती। वो मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, वो मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। क्या? तेरी इतनी औकात नहीं, अपनी औकात में रहना सीख। अगर तुम पहाड़ हो तो मैं कौन सा दशरथ मांझी से कम हूं। खामोश मैं भी नहीं होऊंगा, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगले सवाल के साथ में करते हैं पहाड़ पे चढ़ाई। विटामिन ए की जो प्रोफाइलैक्टिक डोज है ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए 6 साल से छोटे रसगुल्ले में कितनी देंगे? 6 साल से छोटे रसगुल्ले में कितनी देंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। उम्र है 6 साल से छोटा, 6 ईयर से बिलो। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आप प्रोफाइलैक्टिक विटामिन ए देते हैं, 6 महीने से छोटा बच्चा है 50,000 देंगे, ठीक। 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है 1 लाख देंगे, ठीक। 1 लाख देने के बाद में उससे बड़ा हो जाए तो 2 लाख देंगे। यही डोज होती है मैक्सिमम। और यहां पे सवाल ने 6 महीने से छोटा बच्चा नहीं बोला, 6 साल से छोटा बच्चा बोला। और 6 साल से छोटा बच्चा होगा तो कितनी देंगे? 2 लाख। 3 और 4 लाख का कोई कंसेप्ट नहीं है। 1 साल से छोटा बोलते तो मैं 1 लाख करता, लेकिन ये तो 1 साल से बड़ा ही है, ये तो 6 साल से छोटे की बात कर रहा है। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों क्या रहेगा? 2 लाख। बदलो बात को, एक और तरीका बताता हूं।
जब विटामिन ए को हम देते हैं 9 मंथ पे पहली डोज देते हैं मीजल्स के साथ में, और ये हमेशा 1 लाख देंगे क्योंकि बच्चा जो है अभी 1 साल से छोटा है। फिर मैं 18 महीने पे एक और डोज दूंगा, और इस बार 1 साल से बड़ा हो गया है, और अब हर बार जब 6-6 महीने होते रहेंगे तो हर बार मैं वहां पे कितना दे दूंगा, 2 लाख दे दूंगा। और 2 लाख देते 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 मैं आगे बढ़ता रहूंगा, और कब तक देता रहूंगा, जब तक मेरा मूड करेगा नहीं, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। कितना? 5 साल का। तो प्यारे दोस्तों 5 साल में 60 महीने होते हैं, और आपकी टोटल डोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है। 9 डोज 2 लाख की है, और एक डोज जो है आपकी 1 लाख की है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 2 16 लाख तो ये हो गई, और प्लस 1 लाख ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 17 लाख। 17 लाख टोटल डोज जाती है, और टोटल 9 डोज दे दी जाती है। 9 डोज देते हैं विटामिन ए की। ये वैक्सीनेशन शेड्यूल में एकमात्र विटामिन जो वैक्सीनेशन शेड्यूल में दिया जाता है वो विटामिन ए है। एकमात्र विटामिन जो वैक्सीनेशन शेड्यूल में दिया जाता है वो विटामिन ए है। दिनेश सोलंकी ने बिल्कुल सही लिखा है, 5 साल तक 17 लाख 9 डोज, दैट्स इट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ओमेगा साइन। यस माय डियर फ्रेंड, व्हाट ए साइन, व्हाट ए साइन है, किसमें देखने को मिलता है? देख लो देख लो, ओमेगा। ओमेगा चाहिए आपको? ओमेगा, ये रहा ओमेगा। ओमेगा, चलो ओमेगा दिखाते हैं पहले आपको। आपको पहले पूरा अच्छे से ओमेगा दिखाता हूं मैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज ओमेगा माय डियर फ्रेंड। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं इसको, ताकि आप आराम से पूरा ओमेगा देख पाओ। ठीक ठीक ठीक, ओके। नाउ व्हाट इज ओमेगा साइन? ओमेगा एक साइन है, मैथ्स में चलता है, फिजिक्स में चलता है। हमारी गणित बहुत अच्छी थी, पर हम साइंस में फंस गए, लेकिन अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहानी इतनी सी है ना, जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बढ़िया आपकी सोच से होता है। कुछ आदमी टेंस माइंड के साथ में रहते हैं, ऐसा लगता है कि पहले वो मंगल ग्रह के राजा थे और आजकल सड़क पे आ गए ऐसा होता ना कि कुछ लोग ऐसे चिंता में रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो तुगलक वंश के हैं और बहुत कुछ उनके ऊपर विपत्ति पड़ी हुई है। हाँ, कैसे करेंगे, हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं, भगवान की सौगंध, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि होने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ होना तो चाहिए भाई, है कि नहीं है? एक किसी ने बोला कि साहब आप एक काम करो, मैंने बोला हाँ बोलो, कि हमारे बच्चे को भी जो है कुछ बना दो। मैंने कहा कोई किसी को बनाता नहीं है, और बनाता तो बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं बनाता है इस दुनिया में। बनना खुद को ही पड़ता है, पुदीना खुद के अंदर होना चाहिए, है कि नहीं है? कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। भगवान कृष्ण जो थे ना, वो अर्जुन के सारथी बने। क्यों? क्योंकि अर्जुन में पुदीना था। उनको पता था कि युधिष्ठिर के सारथी क्यों नहीं बने? क्योंकि उनको पता था कि युधिष्ठिर बहुत धर्मवान आदमी है, वो मानेगा ही नहीं। उसको 1000 अगर कह दोगे ना तो भी उसके पास में रैशनल है, वो अपने भाइयों पे कभी बाण चला ही नहीं सकता। लेकिन उसको पता था कि अर्जुन जो है ना, वो बहुत ही पुदीने वाला आदमी है और ये सबको छोड़ देगा। बस एक ही काम करना है कि अर्जुन को समझाना है कि ये सामने वाले तुम्हारे दुश्मन है। इसलिए उन्होंने पूरी गीता बता दी अर्जुन को युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन ने कहा कि मेरा सामने भाई खड़ा है। कहने का मतलब है कि पुदीना खुद के अंदर होना चाहिए। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है लाइफ का। ये जो साइन है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा साइन। कौन सा साइन है ये ओमेगा साइन है माय डियर फ्रेंड। और सवाल ने ये पूछा है, ये जो ओमेगा साइन है ये किसका साइन है? ये डिप्रेशन का साइन है सर। ये किसका साइन है? ये डिप्रेशन का साइन है। ये उन मरीजों में देखने को मिलता है जो डिप्रेशन में रहते हैं। वो सारे मरीज जो डिप्रेशन में रहते हैं उनमें ये साइन देखने को मिलता है। तो सवाल ने यही पूछा है कि ओमेगा साइन किस में देखने को मिलता है? जो डिप्रेस मरीज रहते हैं, जिनके लाइफ में होप लेस होता है, होप तो खत्म ही हो चुकी है, वर्थ लेस होता है, वर्थ खत्म हो चुकी है, हेल्प लेस होता है, हेल्प भी खत्म हो चुकी है, होप खत्म हो चुकी है, वर्थ खत्म हो चुकी है, हेल्प खत्म हो चुकी है। अगर ये 3 चीजें जिंदगी में से उठ जाए तो आप डिप्रेशन में जाते हो। और सीवियर डिप्रेशन टिकने की निशानी है। सीवियर डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन साइन ऑफ सुसाइड है, साइन ऑफ सुसाइड है। सुसाइड की रिस्क पे है मरीज, और सुसाइड का मतलब होता है सेल्फ किलिंग। तो जो मरीज सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है वो मरीज क्या है? सेल्फ किलिंग का शिकार हो जाता है। दैट इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। यस माय डियर फ्रेंड।
तो दिस साइन इज नॉन एज ओमेगा साइन। ये किसी नेगेस्टिक पेशेंट, डिल्यूजन या एंजियोस पेशेंट में नहीं होता है, ये साइन है डिप्रेस मरीज का। अगला प्रश्न, एंटी डिप्रेसेंट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन। एंटी डिप्रेसेंट SSRI, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मायोज, SNRI एंड देयर इज मेनी मोर। अगला प्रश्न, द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन ओवरडोज। चलिए, वो जो मॉर्फिन थी जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर रही थी, हमने एंटीडोट लगाना है। व्हाट इज एंटीडोट? बिल्कुल, सीवियर डिप्रेशन का ECT इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। समझ गए भाई, शानदार। अनामिका, उर्मिला, नंदनी, श्रुति, राजेश, सिंह, मनीषा, प्रियंका, प्रीति और पिंकी, स्वाति और गीता जाट, बहुत बढ़िया। टाइटन, उर्मिला, इजान, रानी, राजेंद्र, ज्योति, क्या बात है। सभी रसगुल्ले आज तो बिल्कुल एकदम पूरे उत्साह में है भाई। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। और जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है, पूरे जोश, जुनून, उत्साह, पागलपन के साथ में अगरबत्ती लगा दीजिएगा, क्योंकि कहानी ये कहती है कि आंकड़ा एकदम नया और इतिहास बदलने वाला बिल्कुल नया क्वेश्चन। एंटीडोट की जब मैं बात करता हूं मॉर्फिन की, तो ये होता है नैलोक्सोन और नैल्ट्रोक्सोन। नैलोक्सोन और नैल्ट्रोक्सोन। एन एसिटाइलसिस्टीन जो होता है ये आइबुप्रोफेन या एनसेड्स जो होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आइबुप्रोफेन, एग्जाम्पल के तौर पे पैरासीटामोल, इसका एंटीडोट होता है आपका एन एसिटाइलसिस्टीन। एट्रोपिन सल्फेट जो होता है ये कोलिनर्जिक क्राइसिस का एंटीडोट होता है। कोलिनर्जिक क्राइसिस अगर हो जाए वहां पे, तो इसका एंटीडोट है एट्रोपिन सल्फेट। और MgSO4 का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट एक ड्रग होती है जो कि MgSO4 का क्या होता है, एंटीडोट होता है। एट्रोपिन सल्फेट जो होता है ये कोलिनर्जिक क्राइसिस का एंटीडोट होता है। नैलोक्सोन या नैल्ट्रोक्सोन मॉर्फिन का एंटीडोट है। और एन एसिटाइलसिस्टीन जो होता है आइबुप्रोफेन और PCM का एंटीडोट होता है। आपको बातें समझ में आ रही है क्या लालो? आसान है कि नहीं है? इजी है कि नहीं है? सब कुछ आसान है सर, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर सर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो एक कोशिश तो कर ली जाए। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, जिंदगी में आगे पीछे सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से प्रॉब्लम में हूं, पता ही नहीं चल रहा है जॉब कब लगेगी, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, खूब सारा अंधेरा है, कहीं पे भी उजाला नहीं दिख रहा है। तो प्यारे दोस्त, अपना दिया जलाना कहाँ मना है? माना कि अंधेरा घना है, अपना दिया जलाना कहाँ मना है? अपने दिए से खुद के चिराग को रोशन कर, एक आग दे अपने अंदर, एक लाइटनिंग कर अपने अंदर, एक आग अपने अंदर पैदा कर। वो आग, एक दिए वाली आग पूरी ज्वालामुखी बन के उभरेगी, ये विश्वास रख। और अपने परम पिता पे विश्वास कर, अपनी मेहनत पे विश्वास कर और लग जा पूरे जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में। और ऐसा करके दिखा कि दुनिया दांतों तले अंगुली दबा दे कि क्या आदमी पैदा हुआ है। ये आदमी नहीं है, ये तो कोई भगवान का रूप है। होता कि नहीं होता है? राम पैदा हुआ थे, लेकिन जब वो गए तो भगवान राम कहलाए। कृष्ण बन के पैदा हुए थे, लेकिन जब वो गए तो भगवान कृष्ण कहलाए, क्योंकि उनके कर्मों में भगवान का रूप था। उनके कर्म अलग थे। कर्म आदमी को अलग बनाता है, कर्म आदमी को अलग बनाता है। हमारे जितने भी महान देशभक्त, महान लोग हुए आज तक, चाहे वो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, चाहे वो भगत सिंह है, चाहे आपके अब्दुल कलाम आजाद है, चाहे वाजपेयी साहब है, सब कुछ ने अपने कर्मों के आधार पे ही तो सब कुछ किया है। प्यारे दोस्तों, आपको अपने कर्मों की पूजा करनी है, कर्मों के दम पे काम करना है और बस अपने ईश्वर पे विश्वास रखना है। हमने बोला ना कि मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर मेरी किस्मत बदल। या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर एक काम कर मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन, कह दो अपने रब से, खुदा से, अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदलेगा, जरूर बदलेगा। रैपिड एंड सडन कंप्रेशन ऑफ फीटल स्कल रिजल्टेड। एक बच्चा पैदा हुआ, उसके स्कल को आपने रैपिडली कंप्रेस कर दिया। बच्चा पैदा हुआ और उसके स्कल को आपने रैपिडली कंप्रेस कर दिया, सडनली कंप्रेस कर दिया। और उस रैपिड और सडन कंप्रेशन से क्या होगा? इंट्राक्रैनियल हेमरेज और इंजुरी, इंट्रायूट्राइन हेमरेज, एक्सेसिव मोल्डिंग, चेंज इन फीटल स्कल डायामीटर। एक बच्चे का रैपिड और सडन कंप्रेशन हो जाए फीटल स्कल का, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से बच्चे में बहुत ज्यादा मोल्डिंग हो जाएगी। मोल्डिंग आपने सुनी होगी ना प्यारे दोस्तों। मोल्डिंग क्या होती है बताओ? बहुत ज्यादा मोल्डिंग एक वर्ड है। मोल्डिंग वर्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्डिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्डिंग? मोल्डिंग का मतलब क्या होता है?
मोल्डिंग का मतलब होता है कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसका जो स्कल बोन है, स्कल बोन का आपस में क्या होना, स्कल बोन ओवरलैप होती है, स्कल बोन ओवरलैप होती है। तो स्कल बोन जब ओवरलैप होती है तो उसको मोल्डिंग होना कहते हैं। पर मोल्डिंग कम या ज्यादा होना नॉर्मल होता है, तो ये तो अब नॉर्मल नहीं है। फिर अगर एकदम से रैपिड और सडन कंप्रेस कर दे स्कल को, एकदम से स्कल रैपिड या सडन कंप्रेस कर ले तो इंट्रा यूट्राइन हेमरेज थोड़ी होगा। मोल्डिंग, एक्सेसिव मोल्डिंग भी नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। और स्कल का डायामीटर बदल जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जब ये एकदम ज्यादा हो जाएगा तो क्रेनियम में हेमरेज या क्या हो जाएगी, इंजुरी हो जाएगी मेरे लाल। जब हम सडनली कंप्रेस कर देते हैं स्कल को, सडनली स्कल दब जाता है, आपने कोई मान लो बच्चे को बाहर निकालने के लिए वो अप्लाई किया आपने और इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करके निकाला तो सडनली कंप्रेस हो गया। और जब बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है तो क्रेनियम के अंदर हेमरेज और हेड के इंजुरी होने की रिस्क है। समझ में आया? अरे समझ में आया प्यारे दोस्तों? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और इसकी वजह से क्या होता है? हेमरेज। ये देखो पिक्चर भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इस हेमरेज को हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज। जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंप्रेशन हो जाए स्कल का तो क्रेनियम के अंदर क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग। और क्रेनियम के अंदर होने वाली ब्लीडिंग को हम क्या नाम देते हैं? इंट्राक्रेनियल हेमरेज के नाम से जानते हैं माय डियर फ्रेंड। ये जो इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, अगर ये एपिड्यूरल स्पेस में हो तो इसको बोलते हैं एपिड्यूरल हेमरेज। अगर ये सबड्यूरल स्पेस में हो तब इसको बोलते हैं सबड्यूरल हेमरेज। अगर ये आपका सब एरेक्नोइड स्पेस में हो तब इसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज। और अगर ये क्रेनियम के अंदर हो तो इसको बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज। अब मुझे किसी ने पूछा कि सर जो एपिड्यूरल हेमरेज होता है वो कहाँ होता है? तो ये होता है स्कल बोन एंड ड्यूरामेटर के बीच में। आपकी जो ड्यूरामेटर है और आपकी जो स्कल बोन है इनके बीच में। तो बिटवीन स्कल बोन एंड ड्यूरामेटर तो होता है एपिड्यूरल। सबड्यूरल क्या होता है? सबड्यूरल क्या होता है? सबड्यूरल क्या होता है? बिटवीन आपका ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड मैटर। तो एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामेटर के बीच वाले को बोलते हैं सबड्यूरल। सर सब एरेक्नोइड क्या होता है? बिटवीन एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर इनके बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइड हेमरेज। 3 हेमरेज हो गए, है ना? एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सब एरेक्नोइड। एपिड्यूरल किसके बीच में होता है? एपिड्यूरल किसके बीच में होता है? स्कल बोन एंड ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। 3 बातें समझ में आई? कहाँ हेमरेज हो रहा है? 3 स्पेस मैंने आपको बताया है। कौन से स्पेस? 3। कौन से? एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सब एरेक्नोइड। अब अगर ब्रेन के अंदर हो जाए तो उसको बोलते हैं आईसीएच। ब्रेन के अंदर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आईसीएच। करेक्ट आंसर क्या रहेगा प्यार दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इसको क्या बोलते हैं? इंट्राक्रेनियल हेमरेज। दैट इज ऑप्शन ए। रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। इफ द रैपिड और सडन कंप्रेशन ऑफ स्कल बोन दैट कैन कॉज हेमरेज इन द क्रेनियम, दिस इज नॉन एज इंट्राक्रेनियल। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये ब्रेन की कवरिंग है, ये मेनिंजेस है और इन मेनिंजेस के बीच वाली जगह में अलग अलग स्पेस होते हैं। स्पेस में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को अलग अलग नाम देते हैं। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स हैंग होगा, नेटवर्क आएगा जाएगा, लेकिन ये देश अजर अमर रहेगा और यहाँ पे ये बोलियां लगातार बोली जाएगी। समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगले प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। वाटरी ओटोरिया इज सीन इन। वाटरी ओटोरिया किस में देखने को मिलता है? वाटरी ओटोरिया किस में देखने को मिलता है? सभी लोग जवाब लिखे, उत्साहित मन के साथ में जवाब लिखे और अपना जवाब लिखे, अपने मन से जवाब लिखे। क्लियर है? तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है ना, गुरुजी नरसिंह वाले ने कथावाचक क्या लिख रहे हो भाई? हैं? कथावाचक क्या लिख रहे हो? कथावाचक नरसिंह वाला से कथावाचक बन गए। क्या बात है गुरुजी, नरसिंह वाला से नहीं, हम नरसिंह वाला ही है। हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी राजू सर नरसिंह वाला ही है, तो हम तो जन्मजात नरसिंह वाले हैं। और कथा की अगर मैं बात करूं ना प्यारे दोस्त, तो जिंदगी में एक बात बता दूं मैं आपको कि कृष्ण जो है ना वो कथावाचक नहीं थे। भगवान राम जीने की पद्धति है, भगवान कृष्ण हमारी आत्मा है और उनसे हम जीना सीखते हैं। वो
हर बात पे हमें गाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए जिंदगी में एंड क्या नहीं होना चाहिए। लाइफ को कैसे जिया जाता है वो उन्होंने जी के दिखाया है। हम जब तक इस बात को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारी कहानी कभी बदलेगी नहीं। तो कथावाचक क्या, हम तो बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन हमने जब इस पेन को उठाया था, इससे पहले हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन थे और शायद हम किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर वलेक्टर होते भी, लेकिन हमने उस रास्ते को नहीं चुना। हमने जब अपने लाइफ में एक सफलता अर्जित की तो उसके बाद में इसको उठा लिया और हमने कहा हम कारवा बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? कारवा बनाएंगे। और हम कारवा बनाने में लगे हुए हैं। और राम का अगर आशीर्वाद रहा, उस अयोध्या के राजकुमार का आशीर्वाद रहा, तो एक दिन मिलेंगे हम कारवे के साथ में। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आपका जो सर है वो कभी हम झुकने नहीं देंगे, फक्र से ऊपर ही रखेंगे और एक गर्व के साथ में आप नाम लोगे कि हमने उनसे पढ़ाई की है। ये हमारा वादा है आपसे, और आप भी अपनी जिंदगी में बेहतर करोगे, ये वादा है इसी कंटेंट के साथ में। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगले क्वेश्चन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। वाटरी ओटोरिया इज सीन इन, ओटोरिया किस, देखो एक है ओटोरिया और एक है राइनोरिया। ओटोरिया का मतलब होता है डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, राइनोरिया का मतलब होता है डिस्चार्ज फ्रॉम नोज। ओटोरिया का मतलब होता है ईयर से डिस्चार्ज आना और राइनोरिया का मतलब होता है नोज से डिस्चार्ज आना। ये दो बातें आपने समझी कि नहीं समझी? बहुत इजी है। तो नोज से डिस्चार्ज आना तो क्या कहलाता है? राइनोरिया, और ईयर से डिस्चार्ज आना ओटोरिया है। सीसोम, ग्लोमेरुलस टिम्पेनिकस, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन और फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन। चार अलग अलग बातें याद रखना, चार अलग अलग बातें हैं। और हमने आपसे बोला कि अगर ओटोरिया हो रहा है, वहां पे ओटोरिया हो रहा है, तो ये वाटरी ओटोरिया किस चीज को इंडिकेट करता है? प्यारे दोस्तों, ये जवाब आपको देना है। वाटरी ओटोरिया पानी जैसा ईयर। सीसोम जो होता है ये होता है क्रॉनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। याद रखना, ये जो क्रॉनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें आपके कान से पस आता है, पस, पानी नहीं, पस आता है। किससे? कान से। क्रॉनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये कान में पस आता है। यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड नहीं आता, इसलिए ये आंसर जिन्होंने भी लिखा है वो गलत लिखा है, क्योंकि सीसोम इज द क्रॉनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। दूसरा ग्लोमेरुलस टिम्पेनिकस, ये भी गलत है, ये सही जवाब नहीं है। ग्लोमस टिम्पेनिकस इज नॉट द वाटरी डिस्चार्ज। एक लिखा हो ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब है अंदर ही पानी भर जाना। जब कलेक्शन अंदर होता है उसको इफ्यूजन कहते हैं, तो वो बाहर नहीं आएगा। तो जो भी लोग सी आंसर लिख रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि इफ्यूजन वर्ड जो होता है वो पानी का अंदर की तरफ इकट्ठा होना। लेकिन अगर किसी का टेम्पोरल बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाए, याद रखना, अगर किसी का टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो वाटरी ओटोरिया लगातार देखने को मिलेगा। टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो टेम्पोरल बोन की फ्रैक्चर की वजह से, क्योंकि ये इस टेम्पोरल बोन है, स्कल की बोन है, और उसके फ्रैक्चर की वजह से वहां से वाटरी ओटोरिया होने की संभावना पूरी है। तो टेम्पोरल फ्रैक्चर कैन कॉज वाटरी ओटोरिया। याद रखना, ये एक अलग तरह की कंसेप्चुअल बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एक कॉमन है। ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया जब भी होता है तो इसके अंदर डिस्चार्ज वाटर ही नहीं होता है, ध्यान रखना, इसके अंदर पस वाले डिस्चार्ज होंगे। अगर डिस्चार्ज कोई बाहर आएंगे तो पस वाले होंगे। और इफ्यूजन जो होता है उसमें फ्लूइड अंदर ही इकट्ठा होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी बनेगा। बी, सी, ए तीनों गलत है। समझ में आई? आसान है। अगला प्रश्न, सवाल कह रहा है वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन। एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है? बताओ कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? एक कार्डियक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होता है? पस अलग है, वाटर अलग है। हमने बोला वाटरी डिस्चार्ज, सीएसएफ लीक होता है वाटरी डिस्चार्ज में। स्कल बोन के फ्रैक्चर की वजह से ऐसा होता है। स्कल बोन में सभी तरह की बोन स्कल की स्कल बोन कहलाती है। बेजल स्कल का फ्रैक्चर कोजेज सीएसएफ लीक, और ये वाटरी डिस्चार्ज, हेड इंजरी में ऐसा होता है। अगला प्रश्न, एक कार्डियक साइकिल जो होता है वो कितने देर में कंप्लीट होता है? 0.8, 0.12, 0.57 और 0.9। आई होप इसका जवाब किसी का गलत नहीं होगा। जब मैं एक कार्डियक साइकिल की बात करता हूं ना प्यारे दोस्तों, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट वन कार्डियक साइकिल, तो याद रहे आपको एक कार्डियक साइकिल का बेसिक मतलब होता है इट इज ए साइक्लिकल प्रोसेस। कार्डियक साइकिल इज ए साइक्लिकल प्रोसेस, और वी ऑल नो दिस साइकिल कंटेंट माय डियर फ्रेंड फॉलोइंग थिंग्स, है ना। दिस साइकिल कंटेंट फॉलोइंग थिंग्स। और ये चीजें कौन कौन सी होती है कि इसके अंदर आपका एक तो ये देखने को मिलेगा
एक तो आपका ये देखने को मिलेगा सिस्टोल, एक डायस्टोल। यहाँ पे तीन चीजें होती है, एक कार्डियक साइकिल में तीन चीजें होती है। सबसे पहला चीज क्या होता है, ये एरिया ये कहलाता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकेंड का, ये दूसरा है 0.3 सेकेंड का, और इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका मतलब जो सिस्टोल वाला फेज होता है वो 0.4 सेकेंड का हो गया। और ये जो टाइम है ये है डायस्टोल, और इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, हालांकि इस डायस्टोल का टोटल टाइम तो होता है 0.4 सेकेंड, लेकिन वेंट्रिकल जो है ना, वेंट्रिकल यहां से लेके और यहां तक तो होता ही है, यहां तक डायस्टोल ही रहता है। जब एट्रियल सिस्टोल करता है तब भी वेंट्रिकुलर डायस्टोल ही होता है, इसलिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकेंड का हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा 0.4 तो ये हो गया यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये ऊपर वाला भी 0.4 है, ये भी 0.4 है। और जब एट्रियल सिस्टोल करता है तभी वेंट्रिकल डायस्टोल ही रहता है। वेंट्रिकल का सिस्टोल तो इतना ही है। वेंट्रिकल का सिस्टोल की बात करूं ना तो यहां से लेके यहां तक इतना ही है। तो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो इतना ही है, और वेंट्रिकल का डायस्टोल है यहां से यहां तक। तो वेंट्रिकल के डायस्टोल की जो सीमा रेखा है वो सीमा रेखा यहां से लेके यहां तक है। इस टाइम में वेंट्रिकल डायस्टोल है ये 0.5 सेकेंड है, और एट्रियल सिस्टोल करता है 0.1 सेकेंड के लिए, और वेंट्रिकल डायस्टोल करता है 0.3 सेकेंड के लिए। पर मैं इस ओवरऑल टाइम की बात करूं तो कार्डिक साइकिल तो 0.8 का ही होगा। ऐसा नहीं कि आप 0.5 ये जोड़ दो, फिर 0.1 ये जोड़ दो, फिर 0.3 जोड़ दो, और 5 और 3 8 और 1 9 कह दो 0.9 हो गया। 0.9 नहीं हुआ है, 0.8 ही होता है। इस प्रोसेस में जब एट्रियल सिस्टोल करता है, ऐसा में ईसीजी में प्रेजेंट होता है, जब आपका एट्रियल सिस्टोल करता है तो क्या होता है, वहां पे पी वेव बनती है। पी वेव, ये पी वेव एट्रियल सिस्टोल करने पे पी वेव बनती है। जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऐसे बनता कि नहीं बनता है। फिर आपका वेंट्रिकल डायस्टोल करता है तो टी वेव बनती है। ये कार्डिक साइकिल हो गया। तो यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, इसमें एक पी वेव बनी, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, और एक टी वेव बनी, और यहां पे खत्म हो गया, और यहां से शुरू हुआ। तो कहां से शुरू हुआ, शुरू यहां से हुआ, और क्या बनी, पी वेव बनी। ठीक है, फिर क्या बना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना। ये यहां से बना, ये बना, ये बना, ये बना, इसको बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद में क्या बना, इसके बाद में क्या बना, टी वेव बना। याद रखना, इसके बाद में क्या बनी, टी वेव। ये कहलाती है टी वेव, ये कहलाती है टी वेव। तो याद रखना, एक तो आपकी पी वेव है, पी वेव है, पी वेव, पी वेव, एक आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एक आपका टी वेव। दैट इज बेसिक कंसेप्ट। इस दौरान पी वेव बनेगी, इस दौरान क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस दौरान टी वेव बनेगी। ये ईसीजी में प्रेजेंटेशन है। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि पी वेव कब बनती है, जब एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रिया का डीपोलराइजेशन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। लेकिन डीपोलराइज कौन होता है, एट्रिया। वेंट्रिकल का सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, तो क्या बनता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और वेंट्रिकल का डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन, तो क्या बनता है, टी वेव। तो टी वेव बनती है वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन से, क्यूआरएस कॉम्प बनता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन की वजह से, और पी वेव बनती है एट्रिया के डीपोलराइजेशन। तो एडी वीडी वी आर, एडी वीडी वी आर, समझ में आई। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। आपके दिमाग में अगर छपेगा तो आप एग्जाम में आराम से कर जाओगे कि एट्रिया कब डीपोलराइज हो रहा है, वेंट्रिकल कब डीपोलराइज हो रहा है, और एक कार्डिक साइकिल का टोटल वक्त कितना लग रहा है, इसमें सिस्टोल कितने टाइम का है और डायस्टोल कितने टाइम का, लिखिएगा। एक कार्डिक साइकिल जो 0.8 सेकेंड का है उसमें सिस्टोल कितने समय का है और डायस्टोल कितने समय का है। अगर आपको पूछे कि एक कार्डिक साइकिल में सिस्टोल कितने समय का होता है और डायस्टोल कितने समय का होता है, तो क्या जवाब लिखेंगे? सभी लोगों को जवाब लिखना है भाई, और जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है वो तुरंत प्रभाव से लगाए और अपना जवाब लिखे। टाइटन, पूनम, शिवम, अनु, हरदेव, हरदेव ने अगरबत्ती नहीं लगाई है, लगा दे लाले। दीपक, पिंकी, छोटी ने नहीं लगाई अगरबत्ती अभी तक, मनीष ने लगा दी, अंजलि ने लगा दी है, स्वर्णिमा ने लगा दी, रूबीना ने लगा दी, गुंजन ने लगा दी, राजेश ने लगा दी, दीपमाला ने लगा दी, पूनम ने लगा दी है, परवेश ने लगा दिया, नरेन ने नहीं लगाई है, नरेन लगा दो भाई। तन्नू मन्नू चौधरी, बिल्कुल बढ़िया। कापी रसगुल्लों ने तो लगा दी है, कापी ने अभी तक नहीं लगाई है कि नहीं है, बहुत बढ़िया।
तो अगरबत्ती लगा के पूरा जोश जुनून उत्साह दिखाए भाई। अब रसगुल्लों के अलग अलग जवाब आ रहे हैं। हमने बोला सिस्टोल और डायस्टोल का समय बताओ। सभी ने अपने अपने तरीके से जवाब लिखे हैं और जवाब में काफी गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने यहां पे आगे कहीं एट्रिया या वेंट्रिकल नहीं लिखा है, मैंने सिस्टोल और डायस्टोल ही लिखा है। तो सिस्टोल कितने टाइम का होता है मैंने ये पूछा, 0.4 सेकंड का, और डायस्टोल कितना होता है 0.4 सेकंड का। आपको इतना ही लिखना है। मैंने आगे एट्रिया वेंट्रिकल नहीं लिखा है। तो मैं पूछूं कि कार्डियक साइकिल में सिस्टोल का समय बताओ, सिर्फ सिस्टोल पूछा 0.4, सिर्फ डायस्टोल पूछा 0.4, दोनों को ऐड कर दो 0.8। समझ में आया? सिर्फ सिस्टोल और सिर्फ डायस्टोल। अगर अलग अलग पूछे, अलग अलग क्या कि बताओ एट्रियल सिस्टोल, तब जवाब क्या दोगे 0.1। एट्रियल डायस्टोल, तब जवाब क्या दोगे 0.7। टोटल जोड़ो सिस्टोल डायस्टोल को, तो 0.7 और 0.1 0.8। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। अगर आपको पूछे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो क्या जवाब दोगे 0.3। पूछे कोई वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो क्या जवाब दोगे 0.5। दोनों को ऐड कर दो 0.5 और 0.3 0.8। तो अलग अलग पूछे तो अलग अलग जवाब, साइमल्टेनियस पूछे तो हमारे पास में हर तरह के दवा है, हर तरह का मर्ज है, हर तरह का जवाब है। अलग अलग पूछे तो अलग अलग जवाब, साथ में पूछे तो साथ में जवाब। बोलो कैसे जवाब चाहिए वैसे जवाब तैयार है। ऐसा हिमाकत आपको दिखाना है एग्जाम में। एट्रिया का पूछा है, वेंट्रिकल का पूछा है, सिर्फ सिस्टोल पूछा है, सिर्फ डायस्टोल पूछा है, अलग अलग पूछा है, साइमल्टेनियस पूछा है, साथ में पूछा है, कार्डियक साइकिल का पूछा है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है 0.4, कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल है 0.4, वेंट्रिकल सिस्टोल है 0.3, वेट्रियल सिस्टोल है 0.1। दोनों को जोड़ो तो 0.4। कंप्लीट अलग है, वेंट्रिकुलर अलग है, एट्रियल अलग है, सिस्टोल अलग है, डायस्टोल अलग है। अगला प्रश्न अलग है, अगला प्रश्न अलग है, अगला प्रश्न अलग है। फिर बता रहे हैं हम अलग है तो क्या है अलग, बस जवाब लिखो। मोना पेकरा, वेरी गुड। अगला सवाल, कुमारी किरण सॉरी, रागिनी पांडे। स्वागत सभी लोगों का। नए नए लोग हैं भाई, ये सुबह 6 बजे नहीं आते हैं बच्चे सारे। सुबह 6 बजे उठा करो बच्चों एक बात सुनो मेरी, अरे सुनो रे बच्चों, हैं एक बात सुनो मेरी बच्चे, सुबह 6 बजे उठा करो, जोश जुनून और पागलपन के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दो। पूरे दिन उसी उत्साह के साथ में पढ़ो, लेकिन उठो कितने बजे 6 बजे। और 6 बजे क्लास होती है नॉट सेट सीरीज, जरूर आत्मसात कर लो। जिंदगी में एक संकल्प काफी है सफलता के लिए, और आज हाथ पानी लेके ये संकल्प लो, है ना। पानी होगा आपके पास में और हाथ होगा आपके पास में, आई होप, है ना। तो ऐसा पानी का बोतल होगा, हाथ आपके पास में होगा। इस पानी को उठाओ, इस पानी को अपने हाथ में ले, हाथ में, और पानी को हाथ में भर के और एक संकल्प ले, इसको हाथ पानी लेना कहते हैं। ऐसा एक संकल्प ले कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा और पूरे मन के साथ में अयोध्या के राजकुमार की सौगंध खा के पूरे मन के साथ में रोज सुबह 6 बजे की क्लास को डेली अटेंड करूंगा और 6 बजे उठते ही क्लास से जुड़ जाऊंगा। और ऐसी संकल्प शक्ति के साथ में इस जल को भगवान राम को अर्पित करते हुए और इसको ग्रहण कर लो ऐसे, और पूरे पक्के मन के साथ में पढ़ो। ये आपको मजबूती देती है। आप कहोगे सर ऐसा पानी लेने से क्या होता है? इससे मन मजबूत होता है। जब भी मेरा मन कमजोर होने लगता है ना कि क्या है यार, रोज सुबह 6 बजे क्या क्लास लेनी है, आज तो मैं सोऊंगा, उस दिन मैं हाथ में पानी लेता हूं और सौगंध खा लेता हूं, अब तो उठना पड़ेगा, सौगंध खा ली मैंने तो मैं उठ जाता हूं। आप भी ऐसे संकल्पित होगे, कोई ऐसा एक जरिया अपने अंदर डाल दो, कोई ऐसा एक ट्रिक डाल दो कि वो आपको उठने के लिए मजबूर कर दे। फिर आप देखो आपकी जिंदगी अलग बन जाएगी, आप डिफरेंट हो जाओगे, आप मजे में रहोगे, आपके अंदर एक एनर्जी का संचार होगा, आपको पूरे दिन पता भी नहीं चलेगा और आप एक एनर्जेटिक पर्सन बन के रहोगे, जो आपको हमेशा लाइफ में फॉरवर्ड स्टेप की तरफ ले जाएगी। क्योंकि कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग दिमाग का होना जरूरी है, और ये अलग करने की शक्ति आप अपने अंदर पैदा कर लो आज अगले प्रश्न के साथ में। इस प्रश्न ने आपको क्या बोला है बताओ, क्या लेवा? मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डिफाइंड एज,
मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग, थेराप्यूटिक इंडेक्स, पोटेंसी, एफिकेसी, एडवर्सिटी। किसी भी दवाई का मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है, दवाई का मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है वो यहाँ पे पूछा है। किसी भी दवाई का, ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सवाल ने बोला कि मान लो अगर एक दवाई है और हम दवाई के मैक्सिमम इफेक्ट की बात करते हैं तो दो बातें आएगी। देखो, थेराप्यूटिक इंडेक्स तो वो होता है कि ड्रग अपने थेराप्यूटिक लेवल पे पहुंच जाती है, उसको थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। व्हेनेवर द ड्रग रीच एट इट्स थेराप्यूटिक इंडेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक इंडेक्स तक पहुंचती है, इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट, इसको तो बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। और एडवर्सिटी का मतलब होता है क्या से क्या हो गया, वो कहते हैं ना क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो देखते देखते क्या से क्या हो जाता है। दिया तो कुछ और काम के लिए और हो कुछ और गया, दिया कुछ और काम के लिए था, हो कुछ और गया, इसको क्या बोलते हैं? एडवर्स रिफेक्ट। अब दो वर्ड है, एक पोटेंसी है और एक एफिकेसी है। पोटेंसी मतलब पुदीना, दवाई के अंदर कितना पुदीना है, दवाई क्या इफेक्ट देगी, दवाई का सबसे बेस्ट इफेक्ट जो होता है वो तो पुदीना है, लेकिन दवाई का मैक्सिमम इफेक्ट एफिकेसी होती है। एफिकेसी वर्ड जो है वो मैक्सिमम इफेक्ट को इंडिकेट करती है, E बराबर M, याद रखना। एफिकेसी इज द मैक्सिमम इफेक्ट, जबकि पोटेंसी इज द पुदीना इज नॉट मैक्सिमम इफेक्ट, पुदीना इज द इफेक्ट, कि दवाई अपने आप में मतलब अपने ग्रुप में पुदीने वाली दवाई है। जैसे डायूरेटिक में फ्रुसेमाइड की एफिकेसी, पोटेंसी सबसे अच्छी है, पोटेंशियल ड्रग है फ्रुसेमाइड की, बहुत अच्छा डायूरेटिक कराती है, डायूरेटिक की राजा ड्रग है, उसको बोलते हैं पोटेंसी। लेकिन एफिकेसी का मतलब होता है दवाई का मैक्सिमम इफेक्ट। तो E इज इक्वल टू M, ये रूल है। एफिकेसी इज इक्वल टू मैक्सिमम इफेक्ट। तो जब हम मैक्सिमम इफेक्ट की बात करेंगे तो एफिकेसी की बात करेंगे तो मैक्सिमम इफेक्ट इज मैक्सिमम इन एफिकेसी। E इज इक्वल टू M। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दिया था? बहुत बढ़िया, सभी को जवाब लिखना है, उत्साहित मन के साथ में जवाब देना है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किन्होंने दिया प्यारे दोस्तों? सभी को जवाब लिखना, बड़ा अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, लॉरेंस कोहलबर्ग, बड़ा जबरदस्त नाम है, लॉरेंस कोहलबर्ग। E इज इक्वल टू M हमने यहां पे बोला और रसगुल्लों ने इसको किया आत्मसात। साइको थ्योरी कौन सी? साइकोसेक्सुअल थ्योरी। अब देखो चारों ने ही कुछ न कुछ थ्योरी दी है, ऐसे ही नहीं गए और दी है इसीलिए ऑप्शन में नाम आ रहे हैं इनके, क्योंकि इनके कर्म अच्छे थे। पहला आपका है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी मॉरल थ्योरी, ये मॉरल थ्योरी के जनक माने जाते हैं, इन्होंने मॉरलिटी सिखाई आपको। एरिक एरिक्सन जो होता है इन्होंने दिया था साइकोसोशियल थ्योरी। अब आप कहोगे सर एरिक एरिक्सन ने साइकोसोशियल थ्योरी कौन सी दी? तो याद कर लो ताई को। किसको याद कर लो? ताई जी जिंदाबाद है अपने। तो अब ताई जी क्या है? ताई आई 4 बार आई, याद रखना। ताई कितनी बार आई? 4 बार आई। तुम भूल जाओगे, तुम ताई जी में एक आई लगाओगे तो तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी स्टेज होती है? साइकोसोशियल थ्योरी में ताई जी आती है और ताई जी कितनी स्टेज लेके आती है? 8 स्टेज। एक सवाल तो यही है, इस थ्योरी में टोटल स्टेज कितनी होती है? 8। अब यहाँ पे टी का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट वर्सेज, अरे बोलो रे मेरे लालों, जब तक बोलोगे नहीं तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं, ऑटोनॉमी वर्सेज सैम या डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेज सैम या डाउट। अरे इनिशिएट कर लो ना लालो, इनिशिएट वर्सेज गिल्ट, शुरुआत करो, तुम आगाज करो, अंजाम हम देख लेंगे। आइडेंटिटी बनाओ, तुम आइडेंटिटी मत बनाओ, पहले इंडस्ट्री बनाओ। तुम क्या बनाओ? इंडस्ट्री बनाओ, स्किल बनाओ। या तो स्किलफुल बन जाओ या खुद को दुनिया की नजरों में झुका के रखो, सर ऊपर करके जियो या इंफीरियर फील करो। अरे तुम अपनी एक आइडेंटिटी ठोको इस दुनिया के सामने, आइडेंटिटी ठोको, नहीं तो तुम जिंदगी भर रोल कंफ्यूजन में रहो कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। तुम जब ड्रीम 11 पे टीम बनाते रहना बस। इंटीमेशन, अगर कोई इंटीमेशन आएगा तुम्हारे लाइफ में जब आइडेंटिटी होगी, और नहीं तो तुम आइसोलेट ही रहोगे जिंदगी भर।
है ना, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, फिर बता रहे हैं हम अकेला हूं अकेला जाऊंगा। जनरेटिविटी, अगर इंटीमेट होगा तो कुछ जनरेट करोगे, नया पैदा करोगे। जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, अकर्मण्य बन जाओगे नहीं तो। स्टैग्नेशन का मतलब होता है अकर्मण्य। और ईगो इंटीग्रिटी, ईगो इंटीग्रिटी लाइफ का आखिरी फेज। मैं बता रहा हूं एक लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पता है, ये नहीं होना चाहिए यार, ये नहीं होना चाहिए, डिस्पेयर। अरे डिस्पेयर नहीं होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं डिस्पेयर क्या होता है पता है। आपकी जिंदगी में एक सोच है, क्या सोच है कि मैं जिंदगी में एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता हूं, ये आपकी सोच में है, अभी आपके दिमाग में। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। आप जी तो लोगे, मरता तो कौन है यार यहाँ पे, है। जब तक भगवान ने आपको प्राण दिया ना, जब तक सांस दी है ना, तब तक आप जियोगे तो सही, लेकिन आप रोज नहीं जी पाओगे। मैं फिर बता रहा हूं, आप रोज नहीं जी पाओगे। आप हर दिन इस चीज के साथ में मरोगे कि मैं वो नहीं कर सकता जो मैंने सोचा था, और मैं कर सकता था लेकिन सुबह 6 बजे नहीं उठा। मैं कर सकता था लेकिन मैं उठा नहीं, मैं करना चाहता था, कर नहीं पाया क्योंकि मेरी संकल्प शक्ति बहुत कमजोर पड़ गई थी। ये होता है डिस्पेयर, ये होती है निराशा। और लाइफ की ये निराशा फिर आप चाह के भी बदल नहीं सकते। समय बहुत मजबान होता है, एक बार निकल जाएगा, लौट के नहीं आएगा। और उस दिन उस पड़ाव पे आप जिंदगी में परेशान ना हो, इसके लिए आज जाग लेना प्यारे दोस्तों। कुछ दिन की नींद अगर आप त्याग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ दिन की नींद आप त्याग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आज तुम सोते रह गए तो जिंदगी भर तुम्हें सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा सारा वक्त जो है, तुम्हारा ये ईगो इंटीग्रिटी, ये डिस्पेयर तुम्हें नहीं सोने देगा। ये निराशा तुम्हारी जिंदगी में ऐसी आएगी प्यारे दोस्तों, उस दिन फिर तुम फॉर्म भरने के काबिल भी नहीं रहोगे। आज तो फॉर्म भर सकते हो, आज तैयारी कर सकते हो, आज अपने पिता की फिक्र को, ये होता ना कि तुम गरीब पैदा हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस घर में पैदा हुए, हम जन्म से गरीब थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने अपने आप को मजबूत बनाया, हमने खुद पे विश्वास दिखाया, हमने खुद को आत्मसात किया, हमने अपनी ईगो को इंटीग्रेट करने की कोशिश की और एक ईगो पाला कि ये करके दिखाएंगे, हम कर चुके थे। मैं एक बात बेसिक से कहता हूं कि जब हमने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज को 2 साल पहले, मुझे अच्छे से पता है, जब मेरा फर्स्ट मीट हुआ था हमारे प्रिय निर्मल सर के साथ में, तो सर ने मुझे बोला था कि सर क्या आप नर्सिंग में कुछ कर पाओगे। मैंने कहा कुछ किया भी नहीं अभी तक तो कुछ किया भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। बोले सर मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा मुश्किल कुछ भी नहीं होता है सर, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। आप इस बात को मैं एक वादे के साथ कहता हूं कि अभी तो हमने शुरुआत किया है, और मैं ये बात बताता हूं कि हम वहां लेके जाएंगे इस फील्ड को। इस आदमी ने ये संकल्प पाल रखा है, क्योंकि हम हमारे नाम के पीछे नर्सिंग वाला ऐसे ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम इसको रोज जीते हैं, हम रोज इस प्रोफेशन को जीते हैं। हम इस प्रोफेशन में वो आग लगाने वाले हैं इन फ्यूचर, इस प्रोफेशन को उस हाइट पे ले जाने वाले हैं कि लोग बाकी सभी इस फील्ड को सोच के इस फील्ड में आएंगे, कहेंगे ये फील्ड में है क्या मामला, ये हो क्या रहा है, उनके दांतों तरह अंगुली दबवा देंगे हम। हमने जब शुरुआत किया था तब इस चैनल पे हमारा 0 नंबर था, 0। इस चैनल पे 0 नंबर था उस दिन मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था, और आज इस चैनल पे जो 4 लाख से भी ज्यादा नंबर है, ये हमारी हर दिन की मेहनत है। संकल्प शक्ति सबसे बड़ी होती है। और ये नंबर इज नॉट मैटर, मैं कहता हूं नंबर तो मैटर करते ही नहीं है, नंबर मैटर करते ही नहीं है। मैटर कौन करेगा? आपकी मेहनत। अगर आप में करने की हिम्मत है तो कर डालो, नहीं करने की हिम्मत है तो छोड़ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस दुनिया में आप पैदा हुए हो या आप जिंदा हो या आप जी रहे हो या आप जा रहे हो, 10 लोगों के अलावा फर्क नहीं पड़ता है किसी को। वो आपके आसपास के लोग ही होंगे और थोड़े दिन उनको फर्क पड़ेगा बस। लेकिन आपने कुछ जबरदस्त किया कि नहीं किया, ये फर्क पड़ता है यार। एक उद्देश्य के साथ में हम पैदा हुए हैं, तुम कर डालो और तुम कर जाओगे तो डेफिनेटली तुम कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा मामला। ये पहले बता देते हैं हम। तो यही सारी कहानी इन्होंने बताने की कोशिश की साइको सोशल थ्योरी में। इन्होंने कहा कि कुछ कर सको तो करो कि जिंदगी में आपका ईगो जो है वो इंटीग्रेट हो जाए। आपने जो सपने देखे थे, अपने माता पिता को राजा बनाने के जो सपने देखे थे, आज आपकी जिम्मेदारी है कि उनका बुढ़ापा जो है वो गरीबी में ना बीते, उनको बुढ़ापे में राजा वाली फीलिंग हम देके दिखाए। दैट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे पहला आपका क्या हो गया? एरिक एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ये तो हमारे भाई साहब जनक है इसके।
इनकी स्टेज होती है ओरल, इनकी स्टेज होती है एनल, इनकी स्टेज होती है फैलिक, इनकी स्टेज होती है लैटेंसी और इनकी स्टेज होती है जेनाइटल। इनकी स्टेज होती है जेनाइटल। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, 5 स्टेज है। ये दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल साइकोसेक्सुअल थ्योरी में आती है। जीन पाएजे ने कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी दिया था, सीबीटी। सीबीटी को बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। तो उन्होंने सोच के बारे में बताया, किस उम्र में बच्चा क्या सोचता है। ये किसने बताया? जीन पियाजे ने। कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल एरिक एरिक्सन ने ट्रस्ट, मिसट्रस्ट और ताइजी को पूरा दिया था। और ये जो लॉरेंस है, लॉरेंस मोरल थ्योरी दी लॉरेंस ने। लॉरेंस ने कौन सी थ्योरी दी? मोरल थ्योरी। और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये लगा प्यारे दोस्तों, पुलिसमैन टिप। हमने बोला पुलिसमैन टिप इन हैंड इज सीन इन। कौन सी हैंड की एनोमली में पुलिसमैन टिप देखने को मिलती है? रसगुल्ले का फोटो लगा है, पुलिसमैन टिप किस में देखने को मिलती है? जवाब कहां डालोगे? वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में चिपका देना। सेशन कैसा लगा जरूर शेयर करना। कल सुबह ठीक 6 बजे इंतजार रहेगा नॉट सेट सीरीज के अंदर। मैं तो आ रहा हूं, आप लोग आ रहे कि नहीं आ रहे? नॉट सेट सीरीज में करेंगे धमाका, आगाज करेंगे, महा एपिसोड होगा, बहुत कुछ बातें पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट करिएगा, चीजों को आत्मसात करिएगा। गाना सुनने का शौक है तो सोशल मीडिया पे हम सुना देंगे, यहाँ पे नहीं सुनाएंगे। कई रसगुल्लों को इसका शौक बहुत ज्यादा चढ़ गया आजकल। हमारी इतनी अच्छी आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारे सोशल हैंडल पे सुना देंगे कभी आपको। लेकिन यहाँ पे हम एक बात बताएंगे आपको, और वो बात क्या है प्यारे दोस्तों पता है आपको? ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अच्छा, एक मजेदार बात है कि मुझे अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक बच्चे ने अपने सारे नोट्स बहुत व्यवस्थित तरीके से नोट सेट सीरीज और इस क्लास के सारे नोट्स शेयर किए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वीडियो शेयर भी किया था वहां पे। बहुत अच्छे से उसने सारी चीजें लिखी है। ऐसे नोट्स आप सभी को बनाने चाहिए। ऐसे नोट्स आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। उसने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया नोट्स बना के उनको एक एक लाइन को, एक एक थ्योरी को, एक एक चीज को इतना व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ था, बहुत ही जबरदस्त। वो आप वीडियो देखना, आपको भी मजा आएगा कि कितना अच्छा व्यवस्थित तरीके से उसने सारे नोट्स बना रखे अपने। जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार आपने ये काम किया है। और उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे भेजा था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया नोट्स थे वो। और इतना अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से वो नोट्स बने हुए थे। और इस तरीके से सभी बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। ऐसी मेहनत आपको डेफिनेटली सफलता पर ले जाएगी जब आपने इतने अच्छे से चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने बताया कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलता है दोबारा एक नए सेशन में। कब? कल सुबह ठीक 6 बजे एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।